हेलो। ओके। हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। मेरा नाम है अंकित और आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं सेशन के बारे में, जो कि इरिगेशन के रिगार्डिंग होने वाला है, जिसके अंदर हम स्टेटमेंट के क्वेश्चन साथ के साथ मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर एक एक करते हुए देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर रहे थे। न्यूमेरिकल वाला सेशन ऑलरेडी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। इरिगेशन हमारा यहाँ पर लगभग लगभग खत्म होने की कगार पे आप लोगों का यहाँ पर है ना। ठीक है, तो आज का सेशन है, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से आप खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पर सफिशिएंट प्रैक्टिस करा दी है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप पूरा बैच अवेल करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर ये वाले बैच में चले जाएं, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, लेटेस्ट वाली ही है सारे के सारे, है ना। अगर आपको थ्योरी प्लस पीवाईक्यू चाहिए तो ये कर लेना। बाकी हम लोग यहाँ पर चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। देखिए कि सबसे पहले देखते हैं एनएचपीसी के अंदर आप लोगों से यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहला देखो, आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है। आप लोगों को यहाँ पर जो भी करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को यहाँ पर बताना है। सबसे पहला, स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है मोर सुटेबल रहेगा देन द सरफेस मेथड व्हेन द लैंड हैज वेरी परवियस सोइल एंड अनड्यूलेटेड सरफेस प्रोफाइल। ये आप लोगों को यहाँ पर इसने बोला हुआ है। देखो, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम हमने देख ही लिया है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, फव्वारों के रूप में खेती करेंगे, यानी कि पानी कैसा देंगे, फव्वारे की फॉर्मेट में देंगे। विंड वाली कंडीशन में फव्वारे छोड़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, फव्वारे वापस आ जाते हैं, पूरे के पूरे लेंथ पे नहीं गिरते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कहां पर कि जहां पर बहुत ज्यादा परिवेश सोइल है, जहां पर सोइल की इन्फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा है, उस जगह पे अगर आपने पानी छोड़ दिया तो सारा पानी ग्रेविटी के साथ नीचे चला जाएगा। तो यानी कि हमें यहाँ पर दिक्कत यहाँ पर हमें डेफिनेटली हमें यहाँ पर होने वाली है। तो हमें यहाँ पर क्या समझना है कि जब परिवेश सोइल की कंडीशन आएगी तब हम यहाँ पर उसको धीरे धीरे करते हुए पानी देते रहें। इन्फिल्ट्रेशन की रेट को हम लोग इक्वल बना सकते हैं जो भी जिस भी रेट से हम फव्वारा या जो है आर्टिफिशियल रेन हम लोग यहाँ पर कराने वाले, है ना। तो यहाँ पर इस केस में स्प्रिंकलर इरिगेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और साथ के साथ अनड्यूलेटेड सरफेस है तो आप उस पर पानी डाल दोगे, जैसे अनड्यूलेटेड सरफेस से यहाँ पर पानी डालोगे तो सारा पानी खिसक के इधर आ जाता है। तो इस केसेस में स्प्रिंकलर इरिगेशन आपको मदद करता है कि एकदम आप बूंद बूंद करके, मतलब फव्वारे के तौर पे आप फव्वारों की रेट भी वही कर सकते हो जो कि यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन की रेट है। तो यहाँ पर बहुत काम आता है स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये हम देखते आए हैं। ये आप लोगों का यहाँ पर स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट बन जाता है। अगला, स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है वो वहां पर भी हो जाएगा जहां पर स्टीप स्लोप है। तो मैंने देखा ना, अभी स्टीप स्लोप कह दो आप लोग, अनड्यूलेटेड सरफेस प्रोफाइल कह दो आप लोग, है ना, या इजिली इरोडेबल सोइल भी कह दो। क्योंकि देखो, तेजी से अगर बहुत सारा पानी एक साथ दे दिया, जैसे ही मैंने फ्री फ्लडिंग कर दी या मैंने कोई और मेथड डाला जिसमें बहुत सारा पानी एक साथ डालना है, तो सारी की सारी मिट्टी मेरी बह के बाहर आ जाएगी। फिर मैं खेती कैसे करूंगा अच्छे तरीके से, बीज बीज तो रहेगा नहीं वहां पर। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। बहुत स्टेटमेंट जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट निकल के आएंगे हमारे इस पहले क्वेश्चन के केस में। आई होप सो आप लोगों को यहाँ पर चीजें समझ में आने लगी होगी। शुभम शुक्ला कह रहा है गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शुभम। शुभम हर्ष आपको भी बिल्कुल गुड इवनिंग, है ना। गायब थे इतने दिनों से, है ना। यहां मजा नहीं आ रहा क्या यूट्यूब पे? एप्लीकेशन पे जाओगे वापस। अगला देखो, केनाल रेगुलेशन वर्क्स। आप लोगों को बताना है कि सर जो केनाल रेगुलेशन वर्क्स है उसके केस में ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताने हैं इन तीन स्टेटमेंट को पढ़ के। पहला दे रखा क्रॉस रेगुलेटर। मैंने आपको क्रॉस रेगुलेटर कर ही समझाया था प्रीवियस वाली क्लास, अगर यदि आप लोगों ने ली हो तो उसके अंदर आप लोगों को मैंने बोला था कि आप लोगों की जो केनाल है, देखो एक केनाल है या कोई भी पेरेंट चैनल है, एक केनाल है जिसको हम एक पेरेंट चैनल से निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये पेरेंट चैनल हो गया, इससे यहां पर आप एक ऑक्टेक केनाल ले जा रहे हो या एक केनाल आप लोग यहां से लेके जा रहे हो, है ना। तो केनाल यहां है तो इस जगह पे आपका क्रॉस रेगुलेटर बनता है और यहां पर हेड रेगुलेटर बनता है ना। तो ये कह रहा है कि क्रॉस रेगुलेटर हम प्रोवाइड कराएंगे मेन केनाल में। मैंने वही तो कह रहा हूं, मेन केनाल में, है ना। मेन केनाल पे या पेरेंट केनाल पे या फिर पेरेंट चैनल पे आप लोग यहाँ पर क्रॉस रेगुलेटर आप लोग यहाँ पर देते हैं। और जो ये ऑफ्टेक केनाल है, ऑफ्टेक केनाल है, इस पे हेड रेगुलेटर आप लोग यहाँ पर लगाते हैं। और ये जो है आप लोग क्रॉस रेगुलेटर क्या काम आता है कि सर यहाँ पर पेरेंट केनाल का पानी आप लोगों को रोकेगा, थोड़ा सा लेवल उसका पानी का लेवल बढ़ जाएगा ताकि इधर केनाल में हम सप्लाई करने में आसानी रहेगी। ये इसने लेकर रखा है कि आप लोग यहाँ पर वाटर लेवल को इंप्रूव कराने के लिए क्रॉस रेगुलेटर को यूज करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिसने भी प्रीवियस वाली क्लास देखी थी अच्छे तरीके से, है ना। केनाल स्केप क्या होता है? अब मान लो कभी कभी कैसा होता है ना कि केनाल में बहुत ज्यादा पानी आ गया, है ना। तो अब ऐसा तो है नहीं कि पानी को केनाल से बाहर एकदम छोड़ दें, एकदम, है ना, सब जगह एकदम भर दें पानी से खेत को, है ना।
तो सेफ्टी के लिए, केनाल की सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं, केनाल में स्केप गेट भी लगाते हैं, ताकि अगर इन केस केनाल में फ्लो ज्यादा आ जाए, फ्लडिंग आ जाए केनाल के अंदर कभी, तो हम वहां से केनाल स्केप से पानी बाहर किसी दूसरी ड्रेन के अंदर छोड़ जाएं या बाहर किसी दूसरे नाले में हम लोग यहाँ पर पानी को डाल पाए। इसलिए हम केनाल स्केप लगाते हैं। हम देखते हैं क्या काम आता है। देखो, केनाल स्केप जो है ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे हम लोग यहाँ पर अगर ज्यादा पानी आ गया, एक्सेस वाटर आ गया या सरप्लस पानी आ गया, तो हम उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे या पटक देंगे बाहर कभी, है ना। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर कभी कभी केनाल में ज्यादा पानी आ गया, केनाल को खाली करना है मेंटेनेंस के लिए, तो आप स्केप गेट को आप लोग यहाँ पर ओपन कर देते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड कहते हैं नॉचफुल जो है ग्रेजुअल कॉन्वेक्स कॉनकेव कर्व होता है नहीं। अगर यदि यहां पर मैं ओगी फॉल की बात करूं, तो ओगी फॉल को आप लोग कह सकते हैं कि ओगी फॉल जो रहता है वो आप लोगों का यहां पर कॉन्वेक्स और कॉनकेव तरह का कर्व है ना, ये ओगी फॉल। लेकिन हम नॉच फॉल के बारे में ऐसी बात नहीं करते। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। कॉन्वेक्स कॉनकेव जो कर्व्स हैं, स्मूथ ट्रांजिशन प्रोवाइड कराने के पानी को अगर इस तरह से पटकवाना है, तो ये ओगी आप लोग यहां पर ओगी फॉल के अंदर देखते हैं, नॉच फॉल के अंदर हम नहीं देखते हैं। तो स्टेटमेंट 1 2 तो ट्रू है, बट थर्ड स्टेटमेंट आप लोगों का यहाँ पर फॉल्स निकल के आएगा, जो कि स्टेटमेंट नंबर ए में दे रखा है आप लोगों को। यूपीआरवीएनएल जेई 2022 में पूछा गया सवाल है। आई होप सो आप लोगों को यहाँ पर चीजें क्लियर आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रही होगी। अगला देखते हैं, है ना, नेक्स्ट देखते हैं। बिल्कुल 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 सेकंड का है, थर्ड, हाँ ओगी फॉल है, बिल्कुल सही कह रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहा हूं। अगला देखो अगला क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है इसमें से इनकरेक्ट है, इनमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। देखो यहां पर ना ड्रेन्स जब भी लिखी आ जाए, तो देखो वाटर लॉगिंग में हमने देख लिया कि बहुत सारा पानी आप लोगों की रूट जोन की तरफ फंसने लगता है या खेत के आसपास फंसने लगता है। बहुत सारा पानी फंसने से वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। पहली बात तो बहुत ज्यादा पानी भी हमारी क्रॉप को नहीं चाहिए, और पानी के साथ साथ आप लोग देखो, जब बहुत ज्यादा पानी आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा जमीन के अंदर, हवा नहीं बचेगी, एयर आप लोग की यहाँ पर जीरो हो जाएगी, सारे वुड्स में सिर्फ वाटर ही वाटर हो जाएंगे। तो इंसेक्ट है जैसे कि केचुआ वगैरह जो है वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो हमारे जमीन को उपजाऊ बनाए रखते हैं, है ना। वो चीजें आप लोग की यहाँ पर खत्म होने लगती है। तो यहाँ पर ये भी याद रखना कि सीपेज ड्रेन्स जो है वो एक्सेसिव पानी को या वाटर लॉगिंग जैसी कंडीशन को बचाने के लिए आपकी बहुत जरूरी होती है। तो ये रिड्यूस करती है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। अगला देखते हैं, वाटर लॉगिंग जो है लैंड को प्रोडक्टिव बनाएगी नहीं। भाई वाटर लॉगिंग से मैंने कह दिया ना, ज्यादा पानी भी आप लोगों का बुरा है, तो ये भी आप लोगों की लैंड को या यील्ड को आप लोग घटाता है, लेस प्रोडक्टिव बनाता है। ये सारे बैक्टीरिया को मार देगा, सारे कीड़ों को मार देगा, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बैक्टीरिया ही कहीं ना कहीं जाके आप लोगों को यहाँ पर बहुत हद तक मिनरल्स जो है रिप्रोड्यूस करने के साथ साथ एयर के साथ साथ काम में देते हैं, है ना। फर्टिलाइजर्स जो यूज करेंगे इरिगेशन में may contribute in various ways to the problem of water pollution। देखो फर्टिलाइजर जो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं इरिगेशन में, उनसे दिक्कत क्या होती है कि आज आपने जमीन के ऊपर फर्टिलाइजर डाल दिया, ठीक है, कल को आप लोग इसमें जमीन को पानी दोगे तो ये जो है नीचे जाने लगेंगे, पानी के साथ मिक्स होकर, फर्टिलाइजर पानी के साथ मिक्स होकर नीचे जाएंगे, और ये जो मेरी ग्राउंड वाटर टेबल है इसको पोल्यूट करेंगे, यहाँ पर पोल्यूशन हो जाएगा, ग्राउंड वाटर टेबल को पोल्यूट करेंगे। ग्राउंड वाटर टेबल को पोल्यूट करेंगे तो बहुत हद तक जितने भी लोग बोरवेल का पानी पीते हैं या हैंडपंप का पानी पीते हैं, उनको दिक्कत यहाँ पर आप लोग की यहाँ पर डेफिनेटली हो सकती है। तो ये बिल्कुल प्रॉब्लम आप लोगों का क्रिएट करेगा ही करेगा। तो फर्टिलाइजर्स जो कि यूज होते हैं इरिगेशन में, डेट में कंट्रीब्यूट इन वेरियस वेज टू द प्रॉब्लम ऑफ द वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसमें कोई डैमेज या कोई दिक्कत वाली बात आप लोग की नहीं होनी चाहिए। ये कह रहा है कि सर वाटर लॉगिंग इज कोज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ परमेबल स्ट्रेटा। ऐसा जरूरी नहीं है कि परमेबल स्ट्रेटा की वजह से ही आप लोगों का यहाँ पर ये हुआ है। आपने किसी भी तरीके से आप लोगों का बहुत ज्यादा पानी एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, जरूरी नहीं हर जगह जहां पर परमेबल स्ट्रेटा है वहीं पे वाटर लॉगिंग होती है, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वहां हो सकता है नहीं भी हो। तो ये भी आप लोगों का यहाँ पर संदिग्ध स्टेटमेंट है। तो हम लोग यहाँ पर बी और डी वाले स्टेटमेंट को उठाएंगे, टिक करेंगे, और हम लोग यहाँ पर आगे की तरफ अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो जितने लोगों ने यहाँ पर सी ऑप्शन लगाया है वो बिल्कुल सही आंसर है। मैं जरा चेक कर लेता हूं आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर बिल्कुल सही में देख रहे हैं। हाँ शुभम कह रहा है, बिल्कुल शुक्ला भी कह रहा है, दोनों शुभम ही आज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सर आज तो हम बस शुभम शुभम कर देंगे जिंदगी को। ठीक है, अच्छी क्वेश्चन है। आरआरबी जेईई की एग्जाम डेट अभी नहीं आई है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है। ऐसा ही होता है भाई, जैसे ही आप लोग ढीले पढ़ने लगोगे ना, वैसे एग्जाम डेट अनाउंस कर देगा, फिर आपको लगेगा यार अब तो ऐसा लग रहा है कुछ पढ़ाई नहीं है ना। वो बहुत ही दिक्कत वाली सिचुएशन होती है। मुश्किल से मान लो, मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 महीने में आप लोग यहाँ पर एग्जाम, वैसे भी आपको भी पता है, दिल पे आप हाथ रख के आप लोग कह सकते हैं इतने सारे एग्जाम आरआरबी को लेने हैं, 2 से
मिनिमम से मिनिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना चला जाएगा, 2 महीने, 2.5 महीने, 2-2.5 महीने और थोड़ी सी मेहनत कर लेना, अच्छे तरीके से अच्छा डिपार्टमेंट ले लेना, मजे की जिंदगी आप लोग की आगे वाली कटने वाली है। बार बार यहाँ पर वो जो इतने सालों तक इतनी मेहनत जो है ना वो बार बार नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा चांस है आरआरबी वाला, तो ऐसा वो मत हुआ करो कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया, थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाते हैं, वो वाली स्टेज में आओगे हमेशा दिक्कत में रहोगे। आज नहीं, और ये ऐसा आपके साथ आगे भी बहुत सारे एग्जाम में हुआ होगा, और भी बहुत सारे एग्जाम में ना हो, आगे किसी एग्जाम को आपको देने की जरूरत ना पड़े, या दो तो इससे अच्छी वाली लेवल का आप एग्जाम दो, ऐसा मैं चाहता हूं आप लोगों से, है ना। तो कोशिश करते रहना भाई, बढ़ते रहना हमेशा, है ना, चीजों को सीखते रहो भाई। जितनी ज्यादा चीजें आप लोग यहाँ पर अपने अंदर डालोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, है ना, उतना ज्यादा आप लोग बेहतर इंसान भी बनोगे, उतना ज्यादा बेहतर तरीके से नॉलेज भी रहेगा, और नॉलेज रहेगा तो कल क्वेश्चन आएगा वो अच्छे से हम अटेम्प्ट कर पाएंगे, हमें यहाँ पर कॉन्फिडेंस रहेगा, हमें यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको 3 ऑप्शन का पता चल जाएगा कि ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते, चौथा मेरे को नहीं आता, हो सकता है यही करेक्ट आंसर, और वो करेक्ट आंसर निकलेगा। है ना, ऐसा बहुत बार होता है। चलो बढ़ो आगे। ये कह रहा है कि सर देखो कौन सा फैक्टर है जो कि हाइड्रोलिक डिजाइन के अंदर, या जो चैनल की डिजाइन करते हैं, अब चैनल की डिजाइन का मतलब वही है, लीसी और कैनेडी से आप लोगों के यहाँ पर बात है, आप लोगों से यहाँ पर पूछा हुआ है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि डिपेंड करते हैं। पहला, क्वांटिटी ऑफ सिल्ट इन द वाटर कैरीड बाय द चैनल, टाइप ऑफ बाउंड्री सरफेस ऑफ द चैनल। बताइए जरा कितने लोग इसमें से दोनों को बोल रहे हैं, कितने लोग यहाँ पर बीनों को दोनों। हाँ अच्छा, शुभम ने तो बोल दिया है, शुक्ला जी ने बोल दिया है कि सर दोनों के दोनों फैक्टर ऐसे हैं जो कि यहाँ पर आप लोग के यहाँ पर डिपेंड करते हैं। शुभम, हर्ष, आपका क्या कहना है, क्या आप सहमत है इस बात से? अगर सहमत है तो फिर बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो फिर थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा। बिल्कुल देखो, आपको भी पता है कि जब आप चैनल को डिजाइन करते हो तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कितने पानी को आप लोग यहाँ पर सही में यूटिलाइज करने वाले हो, है ना। ठीक है, तो देखो कितनी क्वांटिटी की सिल्ट है उसमें आने वाली, कितना पानी आएगा उसके साथ कितनी सल्ट आएगी, तो हम लोग देखते ही है ना। आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा होगा सिल्ट चार्ज और सिल्ट ग्रेड को हम लोग देखते हैं। अजम्पशन आपने देखे होंगे कैनेडी के भी, लीसी के भी, तो वहां पर दिखा ना सिल्ट चार्ज एंड सिल्ट ग्रेड आर कांस्टेंट, तो यानी क्वांटिटी ऑफ सिल्ट की बात तो हम लोग यहाँ पर हमेशा करते ही करते हैं। और बाउंड्री सरफेस बिल्कुल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह जाती है, क्योंकि जैसी बाउंड्री रहेगी उस तरह से आप लोग यहाँ पर देखेंगे। लेसी ने अलग तरह से लिया था, उसने अलग तरह से लिया था। बाउंड्री ऑफ द सरफेस भी आप लोग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइनिंग हो रखी है नहीं हो रखी है, इसमें वो भी चीजें समझ में आएगी, है ना। ठीक है, जैसे मान लो सेंड से अगर यदि मान लो, जैसे सेंड से अगर यदि आप लोग, चलो छोड़ो, सेंड से कैनाल बना रखी हो, क्ले से कैनाल बना रखी हो, तो आपको पता है सेंड वाले में इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है ना, पानी का लॉस, वाटर लॉस जो है, पर्कुलेशन जो है ज्यादा देखने को मिलेगा। तो दोनों ए और बी आप लोग डिपेंड कर जाते हैं इरिगेशन कैनाल के डिजाइन के ऊपर, है ना। अगला देखेंगे, स्टेटमेंट देखेंगे। एक स्पिलवे, स्पिलवे क्या होता है? स्पिलवे वो पार्ट होता है डैम का, है ना, डैम के साथ ही बनाते हैं, कभी कभी डैम से अलग भी बनाते हैं। डैम का वो पार्ट जिसके ऊपर से पानी बहता हुआ आपको नजर आता है, दैट इज कॉल्ड स्पिलवे। स्पिलवे जो है ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पर अगर ज्यादा पानी आ जाए ऊपर की तरफ अपस्ट्रीम में, जैसे कि अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि ये स्पिलवे है एक आपका, है ना, दिस इज स्पिलवे, तो यानी कि इस पे जो भी एक्स्ट्रा पानी आएगा उसको इसके ऊपर से निकालेंगे, इट इज कॉल्ड एज स्पिलवे, ये आपका स्पिलवे कहलाएगा, है ना। वो स्ट्रक्चर जिसके ऊपर से पानी होके जाता है डैम का, है ना। पूरे डैम पे एक साथ पानी नहीं जाता है, साइड साइड में दिख जाएगा, कभी आपको मिड में दिख जाएगा, कभी आपको दूसरी जगह दिख जाएगा, है ना, स्पिलवे। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा पानी अपस्ट्रीम साइड में आ गया, इधर ज्यादा पानी आ गया, इकट्ठा हो गया, तो वहां से निकाल देते हैं हम लोग, है ना। तो ये आप लोग का बिल्कुल सही दे रखा है, स्पिलवे इज ए स्ट्रक्चर जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पर अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ पानी को निकाल देते हैं। ओगी स्पिलवे, ओगी स्पिलवे को आप लोग कंक्रीट ग्रेविटी डैम में लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, कंक्रीट ग्रेविटी डैम में लेते हैं आप लोग यहाँ पर, और ये डैम बॉडी के अंदर ही आप लोग का यहाँ पर इंस्टॉल रहता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ओगी स्पिलवे ये जो है अभी अब मैंने आपको यहाँ पर बताया था, इस तरह का स्पिलवे होता है वो, है ना। तो आप लोग यहाँ पर इसको इसी तरह से देखते हैं। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर ओगी फॉल आपने देखा होगा, बिल्कुल। अगला देखो, अगला है शूट स्पिलवे, जो है वो उसको आप लोग वेस्ट वियर के नाम से भी जानते हैं। शूट स्पिलवे आप लोगों का यहाँ पर सही बात है, शूट स्पिलवे का जो दूसरा नाम है वो भी आप लोगों का यहाँ पर वेस्ट वियर है। ऑल ऑफ दी अबव आर द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर। देखो छत्तीसगढ़ व्यापम का आप लोगों का यहाँ पर पेपर था, उसके अंदर पूछा गया था आप लोगों को यहाँ पर, अब फिर से इसने यहाँ पर स्टेटमेंट दे दिया आप लोगों को, ये 4 ऑप्शन है, ये 2 स्टेटमेंट है ना। ऊपर के 2 स्टेटमेंट पढ़ो और मेरे को बताओ कि कौन कौन से सही है। फिश लेडर अरेंजमेंट, मैंने आप लोगों को यहाँ पर शायद प्रीवियस सेशन में बताया हुआ था कि जब हम डाइवर्जन हेडवर्क बनाते हैं वहां पर फिश लेडर का आप लोग यहाँ पर यूज देखेंगे। फिश लेडर क्या काम आता है? आप लोगों ने डाइवर्जन हेडवर्क बनाया तो वियर के बगल में डिवाइड वॉल होती है और वहां पर ही आप लोगों को यहाँ पर फिश लेडर बना रहता है। फिश लेडर फिश के आने जाने के लिए आप लोग यहाँ पर बनाते हैं। तो देखो
क्योंकि देखो ऑब्वियस बात है ना, आपको एक जगह का पानी रोकना पड़ता है, एक जगह का पानी कभी छोड़ना है, कभी है। इससे अब ये तो नहीं चाहेंगे ना हम कि फिशेस मर जाए बहुत सारी, है ना। तो उसके लिए फिशेस जो है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की तरफ माइग्रेट कर पाए, इसके लिए हम लोग यहाँ पर फिश लेडर को बनाते हैं। फिश लेडर अरेंजमेंट जो है इट्स प्रोवाइडेड इन द वायर फॉर इंटरप्टिंग, नहीं इंटरप्टिंग नहीं, हम मूवमेंट को प्रिवेंट नहीं करते, हम चाहते हैं कि मूवमेंट हो। मूवमेंट किसमें से होगा? फिश लेडर में से होगा। यानी कि जितनी भी मछलियां हैं वो किससे जाएगी? फिश लेडर से इधर उधर आ जा सके, उसके लिए हम बनाते हैं। इसके लिए थोड़ी बनाते हैं कि भाई रोकनी है सारी मछलियां। प्रिवेंशन आ गया, तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा यहां पर गलत हो गया, ठीक है, गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा देखो, सिल्ट इजेक्टर, देखो दो होते हैं, एक सिल्ट एक्सट्रैक्टर दिखेगा आपको, एक दिखेगा आपको एक्सट्रैक्टर, सिल्ट एक्सट्रैक्टर। एक्सट्रैक्टर क्या काम करता है? ये ना केनाल में पानी जाने से पहले, केनाल में जैसे कि मान लो ये आप लोग यहां से केनाल निकाल रहे हो, है ना, ये केनाल निकाल रहे हैं, ठीक है, यहां से पानी रोक के आप लोग यहां पर करोगे, है ना, तो यहीं पे पानी रोक पाए भाई। यहां पर देखो, यहां पर जो लगेगा ना अरेंजमेंट इस साइड सिल्ट को निकालने के लिए, ये केनाल, ये आप लोग का सिल्ट एक्सट्रैक्टर लगे होते हैं, सिल्ट एक्सट्रैक्टर, जो कि केनाल, देखो ये केनाल में पानी गया नहीं है अभी तक, अभी रिवर में पानी है, रिवर में पानी है, रिवर के अंदर ही सिल्ट को निकालने के लिए केनाल सिल्ट एक्सट्रैक्टर लगाते हैं आप लोग। और एक बार केनाल में पानी घुस गया तो इसके अंदर से अगर सिल्ट निकालनी हो तो यहां पर जो लगेगा ना डिवाइसेस, उनको हम लोग यहां पर सिल्ट इजेक्टर कहते हैं, इजेक्टर कहते हैं, है ना। तो याद रखना कि सिल्ट इजेक्टर जो है वो यूज होते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ सिल्ट दैट हैज एंटर्ड द केनाल। तो सही लिख रखा है ये वाला स्टेटमेंट, है ना। तो स्टेटमेंट नंबर बी जो है वो आप लोग यहां पर ट्रू है, स्टेटमेंट नंबर ए जो है इनकरेक्ट है, बी ऑप्शन इज वेरी मच राइट। अगला देखेंगे, सर अभी जी एग्जाम मई में होगा क्या? हाँ बिल्कुल, देखो लग तो यही रहा है, लिखा तो यही, इतनी बार पूछने पे भी वही बताऊंगा मैं, मई में ही होगा भाई। अब तो 28 तारीख तक का तो डेट दे दी, या तो इस 7 दिन के अंदर डेट आ जाएगी, 28 से पहले लेना होगा। अगर मान लो 28 अप्रैल से पहले एग्जाम लगना होगा तो इसी वीक में शेड्यूल डेट आ जाएगी आप लोगों की। अगर नहीं आती है इस एक वीक के अंदर भी तो फिर तो मान के चलो फिर आपका मई में खिसक गया एग्जाम, है ना। हाँ, अपस्ट्रीम साइड टू, अपस्ट्रीम साइड टू क्या लिखा है आपने? हेड रेगुलेटर, हाँ ये कह देता ना अंडर स्लूइसेस के नीचे लगा रहता है। ज्यादा ज्यादा अच्छा पड़ता है ना। अगला देखो, इनमें से कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये देखो CHPHSL जेई का आप लोगों का सवाल है। पहला कह रहा है कि जो ग्रेविटी डेम का सेक्शन है इज सो प्रपोर्शन दैट इट रजिस्टर वेरियस फोर्स एक्टिंग, या यहां पर दिख लेना फोर्स एक्टिंग है, ये फोर्सेस एक्टिंग है, ये है ना, ये स्पेस है यहाँ पर, फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट्स बाय इट्स ओन वेट। देखो ग्रेविटी डेम का ये तो बात है, कितने भी फोर्स लगा दो उस पर, सारे फोर्स को खुद की वजन से रोक लेता है वो, है ना, खुद की वजन से, सेल्फ वेट से वो सारे फोर्सेस रोकता है। डेम ही तो करता है ना। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, स्लोप जो है डाउनस्ट्रीम फेस ऑफ द ग्रेविटी डेम की वो यूजुअली वेरी करती है आप लोग 0.7 से 0.8 रेशियो 1, तो ये भी लगभग स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट ही है। दोनों स्टेटमेंट आप लोग के यहाँ पर करेक्ट है ना। 0.7 से 0.8 लगभग इतनी ही स्लोप आप लोग यहाँ पर लेके चलता है डाउनस्ट्रीम एंड की। अगला, अगर मान लो टेल वाटर होगा, टेल वाटर का मतलब क्या है? जैसे कि ये डैम है आप लोग का, है ना, दिस इज द डैम, ये आपका अपस्ट्रीम कहलाएगा और ये आपका टेल साइड कहलाएगी, है ना, डाउनस्ट्रीम। अगर मान लो डाउनस्ट्रीम साइड को बढ़ा देते हो, देखो अगर मान लो डाउनस्ट्रीम साइड में पानी नहीं है तो सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट किया, वो है इस साइड से वाटर। अब फिलहाल मैं सिर्फ इसी फोर्स की बात कर रहा हूं, है ना, फिलहाल सिर्फ मैं इसी फोर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, सिर्फ हम वाटर प्रेशर की बात करेंगे। और इस साइड से अगर मान लो पानी नहीं है तो इस साइड से कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, है ना। अब देखो जितना ज्यादा ये फोर्स आएगा, जितना ज्यादा ये फोर्स आएगा, वाटर का प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा उतना ज्यादा डैम अनस्टेबल हो जाता है। अगर देखो ये समझो आप, है ना, इस साइड पानी नहीं है बिल्कुल भी, है ना, इस साइड पानी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब इस साइड से आ रहा पानी का प्रेशर बढ़िया जोरदार, तो इस डैम के स्लाइड करने के भी चांसेस है, इस डैम के आप लोग ओवर टर्न करने के भी चांसेस हो जाते हैं, है ना। तो बहुत, क्योंकि रिजल्टेंट पे डिपेंड करता है सब कुछ। ठीक है, इसमें यहां पर आप लोगों को यहां पर कंप्रेशन आने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं, है ना, हेवी कंप्रेशन, ठीक है। लेकिन अगर डाउनस्ट्रीम का पानी को बढ़ा दूं मैं तो देखो बहुत हद तक, देखो इस साइड से ये फोर्स लग रहा है, इस साइड से ये फोर्स लग रहा है, आराम से स्टेबल हो रहा है ना। तो यहां पर देखोगे ना आप कि अगर इस साइड डाउनस्ट्रीम एंड पे जैसे जैसे आप लोग पानी का लेवल बढ़ाओगे वैसे वैसे आप लोग का फोर्स एकदम
आराम से बचने वाला हो रहा है। तो स्ट्रेस जो है डिक्रीज होंगे अगर टेल वाटर को आप लोग यहां पर बढ़ाओगे। तो टेल वाटर अगर यदि ग्रेविटी डैम में है तो प्रिंसिपल स्ट्रेस भी घटेगा और शीयर स्ट्रेस भी घटेगा। तो आप लोगों का सेकंड हो गया और फोर्थ हो गया। तो डी ऑप्शन आप लोग लगाना, यूपीपीएससी एई का बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, कि सर ये स्ट्रेसेस नहीं पड़े, ये स्ट्रेसेस नहीं पड़े। डी 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 बस। ब्रॉक लेसनर, क्या बात है, बड़े दिनों बाद आए। किसकी कहा किस जगह हो रही थी फाइट है, कौन कौन सा कप होता है वो, भूल गया अब तुमने वापस से, पहले बताया था, इन्होंने ही बताया था मेरे को। अगला देखो, 1.5 से 2 स्पर लेंथ जो है वो आप लोग यहाँ पर 1.5 से 2 गुना रख सकते हैं देन द डेप्थ ऑफ द फ्लो। देखो स्पर लेंथ अगर यदि आप लोग यहाँ पर लंबी भी, देखो रखने में तो कितनी भी रख सकते हो, 1.5 से 2 गुना वाले भी हम लोग यहाँ पर झूठा स्टेटमेंट नहीं कहेंगे, रख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, छोटी भी रख लो, बड़ी भी रख लो, इच्छा है। अगर मान लो छोटी स्पर लेंथ रखते हैं डीपर रिवर्स में, तो स्विरलिंग मोशन तो हर केस में होगा ना, पर अगर यदि आपने और छोटा स्पर रखे हैं तो देखो ना, स्पर मतलब ये देखो, इस साइड से अगर मान लो ये इस तरह से मैंने ये रखा, तो पानी लेके स्विरल नहीं करेगा क्या, यहाँ पे करेगा ना। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। तो स्टेटमेंट तो दोनों के दोनों सही है, बट इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, तो बी ऑप्शन पे हम जाएंगे। स्टेटमेंट नंबर 1 स्टेटमेंट नंबर 2 दोनों को हम लोग यहाँ पर ट्रू मानेंगे इंडिविजुअली, बट देर आर नो रिलेशनशिप इन दोस्त। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात हम नहीं करेंगे, तो बी ऑप्शन के ऊपर हम लोग यहाँ पर बढ़ जाएंगे, है ना इस केस में, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। डिमोटिवेट था मैं, एग्जाम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, डिमोटिवेट था मैं, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ मेरा, आरआरबी जेईसी, कोई बात नहीं यार एक एग्जाम नहीं तो अगला भी तो है। देखो एएलपी की तो आ गया शॉर्ट नोटिस, जेई का भी आने वाला होगा, अगली वाले के लिए बेटर। देखो यही होता है ना कि रुकना तो होता नहीं, पानी की जैसे बन जाओ, है ना, पानी का काम क्या है, बहना है तो बहता ही रहता है, फिर वो एक्सक्यूज नहीं ढूंढता। तो सेम तरह से यही है कि जितने आप लोगों ने अटेम्प्ट सोच रखे हैं कि जैसे कि करंट में, अगर करंट कंडीशन बताऊं ना सिविल इंजीनियर्स की, तो भाई साहब सबसे ज्यादा गोल्डन चांस करंट में ही चल रहा है आप लोगों का। सीजीएल वालों का देखा है आपने क्या हाल है, बोल मत देना मेरे से, है ना, सीजीएल वालों के हाल देख लिए होंगे आपने, टेक्नीशियन के हाल देख लिए होंगे आपने, टेक्नीशियन का भी देखा होगा ना, 92 93 कट ऑफ, ठीक है। आरआरबी वाले, ये मतलब मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, सिविल वाले अभी भी बहुत गोल्डन पीरियड ही समझो आप इसको, क्योंकि 2019, हाँ 2018 2019 के बाद से उतने कोई खास एडमिशन सिविल में नहीं थे। अभी करंट में मार्केट में बात करें तो एक टाइम पे जो एसएससी जेई के 8 साढ़े 8 लाख फॉर्म आया करते थे, वो घट के 5.5 लाख के आसपास रह गए। तो मतलब कंपटीशन नहीं बढ़ा है। एसएससी जेई की कट ऑफ ऑलरेडी पहले अगर मैं पुराने बात करूं ना 2018-19 के आसपास, तो उस टाइम पे 122 123 क्रॉस कर चुकी थी, वापस से घट गई है कट ऑफ। तो कुल मिला के मैं बात कर रहा हूं कि अभी आप थोड़े से अच्छे ही टाइम जोन में हो, ये सबसे सही वक्त है आप लोगों का नौकरी लेने का। वरना जब सिविल में भीड़ आनी चालू हुई, जब सही में कंपटीशन दिखने लगेगा ना आपको सीजीएल जैसा, तब फिर हालत खराब होगी आपको। बढ़िया चांस है, बेहतरीन है, मैं तो कह रहा आगे आने वाले 2 साल बेहतरीन जाने वाले, सबकी नौकरी आराम से लगेगी। बस 2 साल तक निरंतर मेहनत करते रहना, कम से कम इतना तो कर जाना कि सारे सब्जेक्ट आपने टच कर रखे हो, ठीक ठाक अच्छी जगह से प्रैक्टिस कर रखी हो। पुराने जो बता रहा हूँ पिछले 5-6 साल में जितने जितने जहां क्वेश्चन लगे, जैसे मिजोरम का वगैरह का, यहाँ का सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाओ। मैं कह रहा हूँ गोल्डन चांस यही लगोगे आप, या तो आरआरबी में या कहीं ना कहीं पे लग ही जाओगे आगे आने वाले साल 2 साल के अंदर। और ये फिक्स मान के चलना मेरी बात को, जो 2-3 साल में नहीं लग पाया ना अगले, वो फिर मान के चलना, फिर दोबारा तैयारी करने का कभी मत सोचना। सबसे बेहतरीन टाइम चल रहा है आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि सीजीएल वालों के हाल देख लिया आप लोगों ने, बाकी आप लोगों ने टेक्नीशियन वगैरह जो दूसरी तैयारी करते हैं उनका भी देख लिया, एमटीएस के सबके आप लोग देखते रहते होंगे किसका कितना कट ऑफ गया। बेस्ट चांस है आपका, है ना, तो रुकना तो है नहीं। टेक में ठीक ठाक नहीं है, टेक में बहुत कम कंपटीशन है, ये मान के चलो। एसएससी जेई की इस बार कट ऑफ देख के वो मत करने लग जाया करो कि सर 400 चली गई, 400 चली गई। अरे 400 इसलिए चली गई क्योंकि उन्होंने 16 एमटी दे दिए भाई। 50 नंबर तो वैसे ही कम कर लो आप, 50 नंबर तो उन्होंने ऑलरेडी किसी को बोला ही नहीं। 50 कम करोगे तो वही 350 के आसपास ही कट ऑफ है आज, है ना, 350 के आसपास कट ऑफ है आपकी। 350 चलो 360 मान लेता हूं, कुछ ना कुछ तो आती ही आपको, है ना, 360 के आसपास। 360 कितने में से, 500 में से, ये एसएससी जेई का था।
और अगर यदि ये इसकी इतनी कट ऑफ है, अगर सही में अच्छे से पेपर हुआ होता तो उसकी बात कर रहा हूं। एमटी वगैरह नहीं दिए होते, मार्क्स टूल नहीं दिए होते, 16 क्वेश्चन उन्होंने डिलीट नहीं किए होते, सबको मार्क्स नहीं दे दिए होते उन्होंने, तो बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे देखो 362 तो आज सीजीली कट ऑफ थी, वो तो पेपर भी नहीं होता इतना, 390 नंबर में से। हाँ, तो बढ़िया हाल है भाई, इससे ज्यादा क्या लोगे आप। टेक्निकल वाले हो, बढ़िया मान के चलो आप खुद को, है ना। लेसी की रिजाइन थ्योरी, देखो बैड लोड जीरो लेते हैं नहीं, कांस्टेंट लेते हैं, सिल्ट चार्ज और सिल्ट ग्रेड दोनों लेते हैं, इनकोहेरेंट एल्यूमिनियम की कंडीशन मानते हैं, तो बैड लोड इज जीरो, हमने कभी नहीं कहा। सिल्टिंग और स्कोरिंग हमें बस नहीं चाहिए, जितना है उतना ही बैड हमारा रहना चाहिए, है ना। बैड लोड को जीरो नहीं मानते, सस्पेंडेड लोड को जीरो नहीं मानते, है ना। कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, है ना। सिल्ट चार्ज और सिल्ट ग्रेड कांस्टेंट लेते हैं, ना कि जीरो लेते हैं। बैड स्लोप जो है फंक्शन है डिस्चार्ज का, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एस जो है, अब जो आप लोग यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ते हैं तो हम नहीं देखते, तो ये डिस्चार्ज का फंक्शन नहीं हुआ क्या, हुआ ना। बैड स्लोप इज अ फंक्शन ऑफ डिस्चार्ज। इसमें कहना क्या है, बैड स्लोप, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट नंबर 3 ओनली, 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। मिजोरम के अंदर सवाल पूछा था, इसमें क्या दिमाग लगाना था, नहीं ना। टेक कंप्लीट तो कर लिया, नॉन टेक में रह जा रहा हूं। हाँ, तो नॉन टेक के लिए भाई मुझे कॉल कर ली ना, मैंने नंबर दिए थे आपको। मुझे कॉल कर लेते। मैं आपको गाइड कर देता कि भाई नहीं हो पा रहा तो ये छोटी छोटी बुक आती है, यहां से देख ले, है ना। अरे यार आप तो तब से पढ़ रहे हो यार मेरे साथ, है ना। मैंने आपको बोला भी था एक बार पहले भी, मैंने नंबर दिए भी थे आपको कि भाई मुझे कॉल कर ली ना अगर आपको पर्सनली कोई दिक्कत आ रही है, या मुझे डीएम में वो टेलीग्राम पे तो ऐड हुई सही, मुझे आपके अपने नंबर भेज देना, मैं आपको बता दूंगा कि भाई यहाँ से कर लो, आसानी से हो जाएगा और क्लियर आप कर लोगे सीबीटी 1। बस इतना मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, है ना भाई। अगला देखो एसेसन रीजन के सवाल। अगर यदि आपको वाटर लॉगिंग को प्रिवेंट करना है तो, अरे देखो मैंने कह दिया ना, कहीं भी वाटर लॉगिंग आ जाए, किसी भी नाली को मना नहीं करना है आपको, चाहे वो जमीन के अंदर वाली नाली हो, जमीन के ऊपर वाली नाली हो, कोई मैटर नहीं करता। So to prevent the water logging, intercepting drains can be provided along the course of irrigation canal in place where the percolation water is directed. ये लोग कर दिए टिक, adjourn is correct. Reason, percolating water is intercepted by drains and water is carried to the other natural water course. अब बताओ, जो पानी परकोलेट कर रहा है वो नालियों में इकट्ठा होगा और कहीं दूसरी जगह चला जाएगा, खेत के अंदर नहीं बैठा रहेगा। क्या ये बात सही हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ये लो साहब, एसेसन रीजन बिल्कुल सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। एसएससी प्री 7 तारीख का पेपर, अभी करंट वाला। ये तो कह रहा हूं कि तभी तो मैं कह रहा था आपसे कि नए नए भाई नए नए करते रहो, नए नए सवाल करा रहा हूं, मैं पहले ही बोल दिया था आपको, सारे के सारे अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, नए नए सवाल करेंगे, आराम से देखेंगे, सेम तरह का पेपर बनता है। ये मान के चलो अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो 70 क्वेश्चन सेम से ही होते हैं, 30 क्वेश्चन में थोड़ी बहुत हेरा फेरी कर देता है, बस ये रहता है। फिर से नंबर दे दीजिए, अरे दे देंगे शुभम शुक्ला। टेलीग्राम पे तो, टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन हो ही ना आप, वहां पे दिख जाता हो मेरे को, मैसेज करके आप अपने नंबर भेज देना, मैं कॉल कर दूंगा आपको, है ना। किसी को भी दिक्कत है तो मैसेज करके भेज देना मेरे को ना, नंबर, है ना। हालांकि मैंने लिए थे, मेरे को 3 से 4 कॉल सभी करने बाकी है। लाइन वाइज ही करूंगा आज सबको, शाम को फ्री होके, क्लास से फ्री होके, है ना। अगला, एक चैनल है दैट शुड बी डिजाइन्ड फॉर अ वेलोसिटी दैट विल नीदर डिपॉजिट द सेडिमेंट नॉर स्कोर। देखो एक चैनल को हमें डिजाइन करना है नो सिल्टिंग और नो स्कोरिंग के लिए, तो इसको कौन सी कंडीशन कहते हैं, रिजाइम कंडीशन। तो हमारा चैनल रिजाइम में होना चाहिए और इसी वेलोसिटी को हम लोग यहां पर क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। अगर जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया तो सेडिमेंट आप लोगों के यहां पर सस्पेंशन में चले जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, सस्पेंशन में थे जो सेटल हो जाएंगे। तो ये तो मैंने कल ही बताया था ना आपको। देखो ये भी देखो, ये पेपर देखो, क्वेश्चन कब का है 2024, तो ये तो हमने कल ही देखा था ना। देखो अगर यदि यहां पर आप लोगों के पास क्या होता है कि अगर मान लो ये चैनल है आप लोगों का, है ना, चैनल में यहां नीचे एडी जनरेट होती है फ्रिक्शन की वजह से, है ना। और फिलहाल इसने रिजाइम कंडीशन दी थी आप लोगों को, तो मैं कैनेडी थ्योरी से बता रहा हूं। अगर मान लो ये जो एडी जनरेट हुई, ये आपका जो भी सिल्ट पार्टिकल है इसको बैठने नहीं देगी, है ना। ये देखो, ये ऊपर से फोर्स लगाता है और ये नीचे से। तो अगर मान लो एडीज फोर्स ज्यादा हो गया, देन द सिल्टिंग से,
या सिल्ट के वेट से, मान लो सिल्ट का वेट है W, एडीज फोर्स ज्यादा हो गया वेट से, इस सिल्ट के वेट से, तो क्या होगा सर, ये ज्यादा तेज से नीचे घर 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 कर रहा है और इसका सिल्ट का वेट कम है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को काउंटरेट करते हैं, लेकिन इसका फोर्स ज्यादा हो गया, यानी कि नीचे से आप लोगों का बेड क्या करने लगेगा, उखड़ने लगेगा, यानी कि स्काउरिंग आप लोगों की होगी, याद रखना स्काउरिंग आप लोगों की होगी। अगर मान लो एडीज फोर्स कम रह गया वेट से, तो क्या होगा भाई, ये इस पूरे पार्टिकल को मैनेज ही नहीं कर पा रहा है, इतना भी फोर्स नहीं बनाएंगे, तो यहां पर सिल्टिंग होगी। तो आप लोग डिजाइन क्या करते हैं, डिजाइन ऐसा करते हैं कि सर एडीज फोर्स बराबर पड़ जाए आपके वेट के, इसके लिए डिजाइन करते हैं, तो ना तो सिल्टिंग होगी ना ही आप लोग की स्काउरिंग होगी, है ना। अब ये एडीज फोर्स किस पर डिपेंड करेगा कि कितनी तेज पानी मूव कर रहा है। अगर यहां पर कह दे आप लोगों से कि वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी ऑफ फ्लो कम आ गई तो एडीज कम जनरेट होगी, तो एडीज फोर्स कम आएगा तो सिल्टिंग हो जाएगी, पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। यही तो मैं कह रहा था, पार्टिकल क्या करेंगे, पार्टिकल जो सस्पेंशन में थे वो क्या करते हैं, सेटल डाउन जाएंगे, बिल्कुल सही कह रहा है। अगर वेलोसिटी ज्यादा हाई हो गई तो क्या करेगा, वो नीचे की तरफ आपकी ज्यादा बबल्स बनेंगे और नीचे की तरफ का पूरा बेड उखाड़ के ले जाएगा, वो तो स्काउर कर देगा बॉडी की और सॉर्ट ऑफ द कैनाल, ठीक है। इसलिए हम लोग डिजाइन किसके लिए करते हैं, नाइदर सिल्टिंग नो स्कोरिंग के लिए। तो क्या दोनों एक दूसरे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, बताओ जरा, बी लगाऊं कि ए लगाऊं, बी लगा देना, क्योंकि ये तो कह रहा है कि सर देखो, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा होगी तो दिक्कत है, कम होगी तो दिक्कत है, तो आपको यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी लानी है, ना तो सिल्ट करे ना स्कोरिंग करे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसी पर डिजाइन करते हैं, दैट्स इट। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने लगाया करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला लगा देना, है ना, ठीक है बी। ओके, अगला देखिए, आप लोगों को यहां पर फिर से दो स्टेटमेंट दे दिए। अच्छा देखो, आज ना ये खत्म हो जाएगा, इसकी मैं बता रहा हूं, आज ये वाली खत्म हो जाएगी क्लास, इरिगेशन आज एंड कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी सेशंस ले लिए हैं, सिर्फ स्टेटमेंट वाले और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन कराने के लिए मैं यहाँ पर आया था। इसके बाद बीएमसी, सीटी, बीटी और मेंटेनेंस वगैरह वो सब चालू करना है मुझे, ठीक है। तो सेशन टाइमिंग है 5 बजे ही रहेगा, कल से आपको बीएमसी वगैरह की क्लासेस आपको देखने को मिलेगी, है ना, रेगुलर तरीके से बीएमसी, सीटी, बीटी और वो जो मेंटेनेंस है उनकी क्लासेस हम लोग करेंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट जो हैं ऑलरेडी आप लोगों के कवर हो गए। अगला ये भी करेक्ट वाला है, एक्सपेंडिचर ऑन लाइनिंग डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ये कह रहा है कि सर कितना खर्चा लगेगा लाइनिंग में, ये डिपेंड करता है कि कितनी दूर से आप लोगों को यहाँ पर आइटम उठा के लाना है और कौन कौन से आइटम से आपको काम करना है। जैसे सीमेंट से करोगे सर तो ज्यादा महंगा पड़ेगा लाइनिंग, और अगर यदि मान लो मिट्टी की कर दी, क्ले की कर दी तो सस्ती पड़ेगी आप लोगों को। तो इससे डिपेंड करता है कि सर कंस्ट्रक्शन का मटेरियल कौन सा लिया है और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितने लगे। बिल्कुल सही तो कह रहा है सर, लाइनिंग का खर्चा तो उसी पर डिपेंड करेगा ना, बिल्कुल। अगला देखो, अगर आपको रिड्यूस करना है एक्सपेंडिचर लाइनिंग पे ऊपर, मटेरियल विच आर अवेलेबल इन द विसिनिटी ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी यूटिलाइज, कि सर अगर यदि आपको यहां पर खर्चे कम करने हैं तो आसपास के मटेरियल लगा दो जो साइट के आसपास मौजूद है। ये बात भी बिल्कुल सही कह रहा है लेकिन क्या इन दोनों को मैं यहां पर रिलेट करूं कि नहीं करूं, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दूं क्या, कि सर एक्सपेंडिचर जो है लाइनिंग का वो डिपेंड सिर्फ इसी पे करता है, और अगर हमने साथ के लगाए तो मामला सही सेट हो जाएगा। क्या ये इसका रीजन हो गया, इज इट द रीजन, ये कह रहा बी। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बोल रहा है, कौन बोल रहा है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखो ऐसा नहीं है कि एक्सपेंडिचर जो है लाइनिंग पे वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन पे, लेकिन सिर्फ उस पर करता तो है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, करता तो है, ये तो बात आप सही कह रहे हो, लेकिन क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। बी कैसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ी, देखो ये बात बिल्कुल सही है कि सर एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे डिपेंड करता है और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे डिपेंड कर रहा है। तो इसने कह दिया लाइनिंग करनी है तो आप उसी जगह से करो जहां पर प्रोजेक्ट के अंदर आसपास की चीजें यूटिलाइज हो जाए। लेकिन इसके अलावा एक और फैक्टर हमारा काम करता है कि हमें लाइफ स्पान कितनी चाहिए, वो चीज भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो आप लोगों का कितना निकल के आ रहा है, वो चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो उन चीजों के हिसाब से हम लोग यहाँ पर मटेरियल को डालते हैं। हाँ, ये डालने से नो डाउट चीजें कम हो जाएगी, लेकिन अगर मान लो मेरे को यहाँ पर लंबा प्रोजेक्ट बनाना है, बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं क्यों सिर्फ मान लो सीमेंट की लाइनिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती, वेलोसिटी मुझे बढ़ा के देनी थी, तो क्या मैं क्ले की लाइनिंग के लिए कॉम्प्रोमाइज कर जाऊंगा क्योंकि प्रोजेक्ट साइट पर अवेलेबल है? नहीं ना, ऐसा कभी नहीं करते आप, ऐसा कभी नहीं करते आप, है ना। तो यही बात है, एज एन टू रीजन दोनों के दोनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, बट देयर आर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन कि सिर्फ इसी चीज पे डिपेंड थोड़ी कर रहा है कि मेरे पास अवेलेबल है तो मैंने लगा दी मटेरियल, ऐसा जरूरी नहीं है।
कि अवेलेबल है तो लगा दिए मटेरियल, है ना, लगा देता तो खर्चा कम आता, ये बात सही है, लेकिन लगाना इसीलिए लगाना है, तो ये बात हम लोग यहाँ पर 100% ट्रुथ में नहीं डाल के चलते, इसलिए याद रखना कि नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन पे आप लोगों को यहाँ पर जाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई? ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों को, है ना। ठीक है, रीजन एक्सप्लेन नहीं करता बस, है ना, रीजन एक्सप्लेन नहीं करता, बाकी सब बातें आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल गलत थोड़ी कहोगे आप, है। डी बिल्कुल सही। अगला फिर है एजर्शन रीजन का सवाल। देखो एजर्शन रीजन में इसलिए फंसता है आदमी, सर दोनों स्टेटमेंट आते हैं, एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, इसी में दिक्कत आ जाती है सर, है ना, वो मैं जानता हूँ, इसीलिए एजर्शन रीजन के सवाल इसलिए कहता हूँ, जितने ज्यादा ये वाले सवाल करोगे आप उतना ज्यादा मजा आएगा। देखो मैं हल्का साइड में पूरा तो घेर रखा है, देखो एसएससी प्री अगेन 2024 का सवाल। क्वेश्चन कह रहा है कि द सीजन वेयर इन crops are sown by the beginning of the southwest monsoon and harvested in autumn is called as खरीफ सीजन। बताऊंगे जरा, साउथ वेस्ट मानसून के आने से और ओटम में आप लोग यहां पर क्या कर दे रहे हो, हार्वेस्ट कर दे रहे हो। आपको ये ओटम का भी पता होना चाहिए, साउथ वेस्ट मानसून का भी पता होना चाहिए। हाँ बहुत बहुत रॉन्ग कह रहा है, ये कह रहा है सर बहुत रॉन्ग है। साउथ वेस्ट मानसून कब आता है? क्रॉप्स डेट आर ग्रोन ड्यूरिंग द रेनी सीजन ना भाई, अरे देखो तो सही, अरे भाई वापस से पढ़ लो। ये कह रहा है कि सर साउथ वेस्ट मानसून आएगा और ओटम होता है सितंबर के आसपास, सितंबर से दिसंबर के आसपास, है ना, सितंबर के आसपास तक, जुलाई, गर्मियों के सीजन की बात कर रहा है। देखो मानसून का सीजन, गर्मी वाला सीजन, मानसून अभी आने वाला है ना, मानसून से लेके सर्दियां आने तक खरीफ सीजन रहता है, सही तो कह रहा है। स्टेटमेंट नंबर 2, खरीफ सीजन के अंदर अक्टूबर से मार्च, गलत है, गर्मियों का सीजन है खरीफ सीजन, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है भाई, दूसरा गलत है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू है, स्टेटमेंट नंबर रीजन फॉल्स है। ठीक है, यही छोटी छोटी गलतियां जो हम करते हैं ना, सितंबर में लगता है आप लोगों को, देखते नहीं क्या, अप्रैल से सितंबर खरीफ सीजन, क्या भैया क्या कर रहे हो यार, पहला सही है। देखो हाँ बिल्कुल, ब्लॉक लिस्टनर कह रहा है, देखो इसकी बात नहीं मानी आपने। ठीक है, अच्छा बीच बीच में ऐड भी आ रहा है, मेरे भी ऐड आ रहा है, कमेंट्स देख रहा हूं तो। चलो अगला, क्रॉस रेगुलेटर प्रोवाइड करेंगे मेन कैनाल में एट द डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ द टेक ऑफ टू हेड अप द वाटर लेवल एंड टू इनेबल द ऑफ टेकिंग चैनल टू ड्रॉ द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर। देखो मैंने कल ही बोला था, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बोला था, आज भी बोला कि क्रॉस रेगुलेटर से हम लोग यहाँ पर लगा के पेरेंट चैनल का वाटर लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, मेन कैनाल कहाँ प्रोवाइड होगा, मेन कैनाल प्रोवाइड होगा, कहाँ प्रोवाइड होगा, जब आपकी डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ द मतलब ऑफटेक कैनाल के इधर इस साइड थोड़ा सा, है ना, ठीक है, डाउनस्ट्रीम साइड में। ठीक है, तो ऑफटेक कैनाल यहां से निकालोगे आप, है ना, तो आप लोग यहां पर देते हो इसके, देखो डाउनस्ट्रीम साइड, ये ऑफटेक कैनाल ये अपस्ट्रीम साइड है, ये डाउनस्ट्रीम साइड पर दिया आपने, है ना, सही लिख रखा है उसने, है ना, स्टेटमेंट पहला बिल्कुल सही है, ये अभी हमने यहाँ पर थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया था और प्रीवियस क्लास में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। During the periods of the low discharges in the parent channel, the cross regulator raises the water level of the upstream and feeds the takeoff channel। क्या ये भी बिल्कुल सही है कि सर अगर मान लो कभी कभी डिस्चार्ज कम आ गया तो हम वाटर लेवल को राइज करने के लिए काम में ले लेंगे, बिल्कुल सही बात है, यही तो काम है क्रॉस रेगुलेटर का। अब ये बताओ दोनों रीजन है कि नहीं है? सचिन कह रहा है अच्छा एक रीजन मानता है एक रीजन नहीं मानता है, बिल्कुल देखो तो यही तो रीजन है भाई, क्रॉस रेगुलेटर बनाने का रीजन क्या हुआ, यही तो रीजन है। क्या कर रहा है ये, आरसीसी कर लिया ना, तो बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन जितना भी लगाया एकदम सही जवाब लगाया था। ठीक है, ये भी देखो अभी कहीं पे अभी अभी क्वेश्चन ही ऐसे चल रहा है ना, लेटेस्ट क्वेश्चन इससे लेटेस्ट में क्या जाओगे। अगला देखो, फिर ऐसे रीजन का सवाल आ गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन अ रिजर्वायर बिटवीन द नॉर्मल पूल लेवल एंड द मैक्सिमम पूल लेवल इज नोन एज द सरचार्ज स्टोरेज। अगर मैं कह दूं कि सर देखो ये मेरे पास यहाँ पर
ये डैम मान लो फिलहाल, है ना, मान लिया, मान लिया। ये होता है इसका नॉर्मल पूल लेवल, नॉर्मल पूल लेवल। और इसके ऊपर बह रहा होता है ये यहां पर पानी कुछ, इसको कहते हैं हम सरचार्ज लेवल, ये मैक्सिमम पूल लेवल, है ना। क्या इन दोनों के बीच का ये पानी सरचार्ज पानी कहलाएगा? सरचार्ज ही तो कहलाएगा भाई। ये लो सरचार्ज स्टोरेज, इसको हम लोग सरचार्ज स्टोरेज कहते हैं। सरचार्ज स्टोरेज हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पर, नॉर्मल द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वायर बिटवीन द नॉर्मल पूल लेवल एंड द मैक्सिमम पूल लेवल इज नोन एज सरचार्ज स्टोरेज, और यही हम लोग यहाँ पर कहते हैं। अगला, सरचार्ज स्टोरेज जो है मेनली डिटेन करता है फ्लड वाटर को, so that it does not cause any danger on the downstream side। सरचार्ज हम लोग यहाँ पर इसलिए भी रखते हैं ताकि आप लोग यहाँ पर जो है डाउनस्ट्रीम एंड पे आप लोगों को दिक्कत नहीं हो, और सरचार्ज स्टोरेज आप लोग का यहाँ पर बहता हुआ रहे। रवि नहीं है, रवि है भाई। रवि क्या होता है? रवि नहीं होता, रवि होता है ना। कहीं रवि लिखा हो तो रवि समझना उसको, है ना, ठीक है यार। मेरे ख्याल से इतना बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पर इस साइड थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी स्टोर करके रखते हैं सरचार्ज के तौर पे, वो हम लोग यहाँ पर वो फ्लड को रिटेन करके रखता है, डज नॉट कॉज एनी डेंजर टू द डाउनस्ट्रीम साइड। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट मैंने बोला बिल्कुल सही था, लेकिन आपस में कोई इनका कोई खास लिंक है नहीं। नोट द करेक्ट, नोट लिख लेना, नोट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना, इस तरह से। अगले देखो, फिर अजर रीजन के सवाल है। समझना, देखो इतने बढ़िया सवाल कराऊंगा ना आपको, यही सवाल बार बार घूम फिर के आते रहते हैं। Good quality irrigation water is one of the favorable condition for the subsurface irrigation practice। क्या आप जब भी इरिगेशन करते हैं तो उसके अंदर आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि अच्छी क्वालिटी का पानी छोड़ते हैं? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर हमने बेकार क्वालिटी का इरिगेशन पानी दिया या इरिगेशन पानी के साथ साथ हमने कोई उल्टी सीधी चीजें दे दी तो घूम फिर के हमारा ग्राउंड वाटर टेबल के अंदर ही मिलना है, और ग्राउंड वाटर टेबल के अंदर जैसे जैसे मिलेगा वो वैसे वैसे आप लोगों को ग्राउंड वाटर टेबल को पोल्यूट करता नजर आएगा, तो हम अच्छा ही पानी देते हैं। अगला, इरिगेशन वाटर ऑफ बैड क्वालिटी में ब्लॉक द बरीड परफॉर्म पाइप। अगर मान लो, देखो अगर आपने बुरी क्वालिटी का पानी दिया तो इंक्रस्टेशन आ जाता है पाइप में। पानी से जब आप लोग पानी सप्लाई करते हो तो पानी के अंदर अगर मान लो बुरी क्वालिटी का पानी है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारी तरह के मिनरल्स होंगे, ठीक है, इंप्यूरिटीज होगी। वो इंप्यूरिटीज क्या कर देंगी, पाइप को क्लॉग भी कर देती है। और ये तो कह रहा है आप लोगों से सब सरफेस इरिगेशन के अंदर। सब सरफेस का मतलब है सरफेस के नीचे की तरफ से आप पानी अगर यदि जब आप देते हो, गलत पानी दे दिया आपने तो वो चौक कर देगा उसके साथ साथ कुछ भी। जैसे कि मान लो ग्राउंड है, सब सरफेस का मतलब यहां से आप पाइप देके, जैसे यहां पर प्लांट लगे हो तो डायरेक्ट यही पानी पहुंचा रहे हो आप, है ना। ये खुला हुआ, ये ओपनिंग्स है थोड़ी थोड़ी, इसमें से पानी जाएगा, तो ये के ये पोर्स जो है ब्लॉक हो जाएंगे अगर आपने बेकार क्वालिटी का पानी दिया तो, है ना। तो ये बात बिल्कुल आप लोग यहाँ पर सही कह रहा है कि इरिगेशन वाटर जो है बैड क्वालिटी का वो आप लोग का ब्लॉक कर देता है, जो कि आप लोग यहाँ पर नीचे दबे हुए पाइप से उनको। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट और रीजन जो है दोनों सही है, और ये आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करते हैं, इसलिए हमें अच्छे क्वालिटी का इरिगेशन पानी देना चाहिए। यही आप लोग इसके है। अगला, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज। ए स्टोरेज यूजफुल बोलते हैं, लेवल्स अलग अलग होते हैं। यूजफुल स्टोरेज, डेड स्टोरेज, वो अलग अलग बात है ना, ठीक है, वो अलग होता है, लेवल अलग अलग होते हैं। जो ये वाला पानी आप कह रहे हो ना, जैसे कि देखो अगर मान लो कोई भी डैम है, ये डैम है, देखो इसको एक को कंफ्यूजन हो रहा था, कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो ये नॉर्मल पूल लेवल है इसका, है ना, यहां तक पानी आप लोग भर सकते हो। इसके ऊपर जो पानी जाएगा वो आप लोग का मैक्सिमम रिजर्वायर लेवल कहलाएगा, ठीक है। चलो, अब ये जो पानी है, जैसे मान लो यहां पर एक आउटलेट है जहां से पानी आप लोग आगे की तरफ ट्रांसफर करा पाते हो, है ना। तो ये जो पानी का अमाउंट बचा, ये आपका यूजफुल स्टोरेज है, ये आपका डेड स्टोरेज है ना, ये डेड स्टोरेज, यूजफुल स्टोरेज, और ये इसके ऊपर जो पानी बह रहा है ये आपका सरचार्ज स्टोरेज है। क्लियर? अब लेवल तो अलग अलग होंगे ना, लेवल अलग अलग है। इन लाइन को क्या कहते हैं वो अलग है, स्टोरेज को क्या कहते हैं अमाउंट को वो अलग है। तो आपका डाउट क्लियर हुआ इसको देखने के बाद? फिर एक वैली स्टोरेज भी आता है, फिर आप वो कहोगे वैली स्टोरेज क्या होता है सर, वैली स्टोरेज भी बता देते है ना, D++ जेई टियर 2। अगला, इनफिल्ट्रेशन गैलरी जो है प्रोवाइड करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर फ्रॉम वेल्स इन द कन्फाइंड एक्वीफर। नहीं, नदियां अगर कहीं सैंड बेड है
वहां से आपको पानी निकालना है नदी के पास से, वहां पर काम में लेते हैं हम। ग्राउंड वाटर से ये सब काम हम लोग नहीं करते, तो पहला स्टेटमेंट गलत होगा। इन्फिल्ट्रेशन गैलरी हम लोग देते हैं जहां पर जनरली सैंड बैग्स होते हैं, उसके साइड से आप पाइप्स निकाल के पानी को आप लोग एक टनल में स्टोरेज करके रख सकते हैं आराम से, वो काम आप लोग करते हैं, है ना। तो नदी के साथ साथ आप लोग गैलरीज को चलाते हैं, लेकिन ग्राउंड वाटर को एक्सटेंड करने के लिए हम लोग की जमीन से पानी कुआं खोद के निकाल रहे हैं, तो उसको इन्फिल्ट्रेशन गैलरी नहीं कहते हैं, ना। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्यूब वेल्स रिक्वायर लेस ट्रीटमेंट कंपेयर टू द सरफेस वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर। ये बिल्कुल सही कह रहा है कि ग्राउंड वाटर जो हम लोग यहाँ पर जमीन से पानी निकालते हैं, उसको ज्यादा आप लोग को यहाँ पर ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती। हम एनवायरमेंट में भी देखते थे कि हमें अगर ग्राउंड वाटर निकाला है तो उसको ऊपर कितने ट्रीटमेंट लगेंगे, और हमने यहाँ पर जब रिवर है, क्योंकि रिवर के अंदर गंदगी होती है बहुत सारी, है ना, जो कि ऊपर से आ जाती है। जमीन के अंदर पानी ऑलरेडी छन के गया होता है जमीन की अलग अलग लेयर्स पे, है ना। ये समझ लो जो स्लो सेंड फिल्टर है ना, वो ऑलरेडी लग के गया हुआ है नीचे जमीन में पानी, है ना। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो फॉल्स है, बट स्टेटमेंट नंबर 2 आप लोगों को यहाँ पर ट्रू निकलेगा। तो बी ऑप्शन कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर सही लगाया, मेरे को यहाँ पर चेक कर लेने दो। ठीक है, अगला अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, एजेसन कह रहा है, देखो if the soil moisture is only slightly more than the wilting coefficient, the plant must spend extra energy to obtain the water, hence the plant will not grow healthy। अगर कह रहा है कि अगर सोइल के अंदर पानी विल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर है ना, देखो 0 है, यहां पर कह देता हूं कि सर ये विल्टिंग पॉइंट है। अगर मान लो यहां पर पानी विल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर पानी है, तो अभी भी खिंच तो जाएगा पानी, पानी तो खिंच जाएगा, पानी खिंचने में मना नहीं करेगा अभी भी, है ना, ये फील्ड कैपेसिटी है ना। पानी यहां पर खिंच तो जाएगा, लेकिन हमारे पास यहां पर प्लांट को एक्स्ट्रा एनर्जी पुश करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं मान लो आपको यहां पर बांध दूं चेन से, और आपको इतनी सर्कल में खाना दे दूं, तो आप सर्कल के अंदर का खाना आराम से, चेन से बांध दिया आपको, है ना, तो आप अंदर का खाना तो आराम से खा पाओगे, लेकिन ये वाला खाना खाने में देखो, अब आपकी हाथ की रेंज तो थोड़ी यहां तक है, लेकिन ऐसे कर करके खींचने में थोड़ी मेहनत लगेगी, आप ले जरूर लोगे, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च हो जाएगी। अंदर का खाना आराम से खाया जाएगा, है ना, लेकिन बाहर का खाना खाने में आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी। सेम मामला यहाँ है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के आसपास आ गया। नल में देखो ना, जब आपका टंकी में एकदम थोड़ा सा पानी बचा हो हल्का सा, तो पानी आता है एकदम बिल्कुल रुक रुक के, तो बाल्टी भरने के लिए इंतजार करना पड़ता है आपको। सेम मामला है यहाँ पर। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप लोगों का यहाँ पर अगर यदि यहाँ पर ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाती है, जब एकदम वो हो जाता है ना, पानी खत्म होने की कगार पे आता है ना। देखो 5 के नीचे तो पानी ले ही नहीं पाएगा प्लांट, है ना, इसके नीचे तो पानी प्लांट ले ही नहीं पाएगा अगर इससे नीचे मॉइस्चर कंटेंट चला गया तो। एक्सेसिव वाटर सप्लाई रिटार्ड करता है प्लांट ग्रोथ को। क्या बहुत ज्यादा पानी की सप्लाई भी प्लांट की ग्रोथ को रोकती है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? अच्छा, नॉट एक्सप्लेन लिखा हुआ है इन्होंने, नॉट एक्सप्लेन तो ठीक है, नॉट एक्सप्लेन की जरूरत क्या है? पहले ये बताओ सेकंड स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। एक्सेसिव अगर बहुत ज्यादा पानी की सप्लाई दे दी, उससे भी प्लांट आपके मरते हैं, ये मैंने बता ही दिया था आप लोगों को। तो स्टेटमेंट नंबर एज एन रीजन तो ट्रू है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों आपस में कोई रिलेशन नहीं रखते, है ना। पंजाब पीएससी का पेपर था, उससे आप लोगों से सवाल पूछा गया है। अगला देखो, पेरिनियल क्रॉप शुगर केन, बिल्कुल 345 दिन जो है ये आपके खेत में खड़ी रहती है, 360 में से 365 में से 345 दिन, लगभग साल भर ही खड़ी है। इसको पेरिनियल क्रॉप बोलते हैं आप, है ना, पूरे साल चलती है। रबी की क्रॉप बारले है, खरीफ की क्रॉप आपकी मेज है, ये भी आपकी रबी की ही क्रॉप है, 8 महीने की क्रॉप नहीं है ये भी, है ना, ये भी आपकी यहाँ पर रबी की ही क्रॉप है ना। ठीक है, तो 1, 3 और 4 लगा दो, 1, 3 और 4 ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है ना। 8 महीने की क्रॉप नहीं है। बारले और बीज जो है दोनों के दोनों दे रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात आप लोगों को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए ना, याद रख के चलना। देखो कोई स्टूडेंट सोचे कि नहीं सर मैं क्यों करूंगा ये सब, भाई आपको करना पड़ेगा, ये भी याद रखना है ना, ये करना पड़ेगा आपको, ये भी है ना, कि सारे के सारे क्रॉप्स को याद रखना पड़ेगा, कौन सी रबी की है कौन सी खरीफ की है, भाई ये पूछ लेता है, और रिसेंटली बहुत पूछ रहा है, पता नहीं क्या जच रहा है इसको, है ना, पर पूछ लेता है आप लोग, क्योंकि आप सिविल इंजीनियर हो यार, आप ही तो छोड़ोगे ना खेतों में पानी, तो आपको पता तो होना चाहिए खरीफ के सीजन में कौन कौन सी फसलें उग रही है, रबी के सीजन में कौन कौन सी फसलें उग रही है, कितना पानी छोड़ना है कितना नहीं करना है ना। डिजाइन आप ही करोगे, ध्यान रखना। अगला देखो,
अब मैच द फॉलोइंग वाले सवाल आ गए, एज एन रीजन वाले खत्म हो गए, स्टेटमेंट वाले खत्म हो गए। स्टेटमेंट वाले कल भी चल रहे थे, कल वाली पूरी क्लास में चले हैं, आज क्लास में बहुत देर तक टिके, एज एन रीजन वाले खत्म हो गए। अब यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन पर। इसके बाद फोटो वाले भी आएंगे कुछ, आपको डायग्राम दिखाऊंगा और पूछूंगा कि कौन सा एक्विडक्ट है, सुपर पैसेज है, कैनाल साइफन है कि क्या है ना। तो मजा आएगा आज की क्लास में, ठीक है। चलो, पोर्शन फर्स्ट वाटरिंग टू द क्रॉप, फर्स्ट वाटरिंग बिफोर सोइंग, मैक्सिमम डेप्थ विच द क्रॉप रूट स्प्रेड, सारे दे रखा है आप लोग, बताओ जरा। नेक्स्ट चलिए, बेस पीरियड का वो पार्ट जहां पर कोर वाटरिंग दी जाती है, कौन सा पीरियड कहते हैं उसको, बताओ जरा। ये टाइम पूछ रहा है, याद है ना, बेस पीरियड का पोर्शन टाइम पूछ रहा है, तो इसको कोर पीरियड कहना, कोर डेप्थ मत कहना, या कोर वाटरिंग कहोगे, बताओ जरा। कोर वाटरिंग कहेंगे कि कोर पीरियड कहेंगे? सिंपल पॉइंट, सिंपल पॉइंट, कोर वाटरिंग कहेंगे कि कोर पॉइंट कहेंगे? सर डैम रिलेटेड क्वेश्चन करवा दीजिए। अरे न्यूमेरिकल करा दो, ये ना इसकी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए नहीं है पिछले 4-5 साल से, तो इसीलिए हो गया। बाकी डैम रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन कराए हैं, कल भी थे डैम रिगार्डिंग क्वेश्चंस, और उसके पहले न्यूमेरिकल्स में भी थे डैम रिगार्डिंग क्वेश्चंस, उसके मैक्सिमम टाइम से क्वेश्चन वही आए हैं, है ना। बाकी मैंने जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन आए थे वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवा दिए हैं। ये स्टेटमेंट में उसके सवाल नहीं आए, स्टेटमेंट में आए होते तो मैं यहाँ पर आप लोगों को करवा के देता, है ना, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है, तो यहां पर है ना कोर पीरियड नहीं, सॉरी, हाँ सॉरी, कोर वाटरिंग नहीं करना है ना, कोर वाटरिंग का वो पीरियड, पीरियड पूछा है उसने, तो कोर पीरियड आएगा। क्लियर है? अगला देखो, फर्स्ट वाटरिंग टू द क्रॉप, कौन सा आएगा? देखो, क्रॉप को पहली पानी दे रहे हो, पहली बार पानी दे रहे हो, यहां पानी देने का एक ही काम है, कोर वाटरिंग कर देंगे, है ना। क्योंकि पहली बार पानी, देखो एक तो होता है क्रॉप डालने से पहले वाला पानी, क्रॉप डालने से पहले हम पेलियो इरिगेशन करते हैं, क्रॉप डालने से पहले, है ना, पहले, अभी हमने बीज नहीं बोए उससे पहले हम लोग कर देते हैं पेलियो इरिगेशन। तो हम जब पहली बार पानी देते हैं, वो पेलियो इरिगेशन दे दिया हमने, उसके बाद बीज बो दिए, जब थोड़े से हाइट पे बढ़ेंगे पौधे तब हम पहली बार पानी देते हैं। उस टाइम पे पौधे हल्के हल्के छोटे छोटे बड़े बड़े हो सकते हैं, उस टाइम पे आप लोगों को ज्यादा पानी लगता है ना। तो ये हम लोग इसको लगेंगे। पहली वाटरिंग बिफोर सोइंग, देखो मैंने बोला था ना बीज बोने से पहले लगेगा, कौन सा? पेलियो इरिगेशन, पेलियो इरिगेशन बीज बोने से पहले लगेगा, तो ये पेलियो पे जाएगा, ये पेलियो पे जाएगा। मैक्सिमम डेप्थ विच द क्रॉप रूट स्प्रेड्स, बताओ जरा कि क्रॉप की रूट जो है वो यहां तक ही जा पाएगी। ये इस जोन को क्या कहता हूं मैं? रूट जोन कहता हूं ना, रूट जोन, ये लो रूट जोन। तो क्या हो गया, पहले का सी, दूसरे का ई, पहले का सी, दूसरे का ई, तीसरे का ए और चौथे का बी। हमारे क्या होगा, ये वाला ऑप्शन, अच्छा बी लिखा है क्या? अच्छा बी ऑप्शन है ना, बी लिखा है यहाँ पर, ए सी बी डी लिखा है ना, तो ये बी वाला देखना, थर्ड ऑप्शन। डी ट्रिपल एस बी मेंस 2024 का क्वेश्चन है ना, दिखता आसान है, छोटी सी गलती करोगे और दिक्कत में आप लोग फंस जाओगे। ये देखो, ये सवाल पूछा गया था इस बार, ये एसएससी जेईई प्री में पूछा गया था सवाल। देखो ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेता है, क्या करोगे? भाखड़ा डैम किस नदी पे है? देखो भाखड़ा डैम ग्रेविटी टाइप का डैम है, पहले बता दूं, सतलुज नदी पे है ना। भाखड़ा डैम एक ग्रेविटी डैम है और सतलुज नदी के ऊपर है, ये भी याद रखना है ना। किसके ऊपर है? सतलुज के ऊपर। कहां लिखूं? यही लिखूं क्या? यहां देख लो, सतलुज, ये भी पूछ लेगा कल को, सतलुज नदी पे। अच्छा इदुक्की कौन सा है? इदुक्की तो सबको पता है यार, इदुक्की में पता ही नहीं, आश डैम है पेरियार नदी पे, है ना। ये आंख डैम है, मेरे ख्याल से ये भी सबको पता होगा। कौन सी नदी पे? पेरियार पे। ये भी पूछ लेता है कभी कभी। बाकी बच क्या, बाकी बच गया आपका बनासुरा सागर डैम, ये अर्दन डैम है। और ये कौन सी नदी पे, कौन बता रहा है? ये काबनी नदी पे है ना, ठीक है। ठीक है, ओके, तो ये हमने यहां पर मैच कर दी, नीचे ऑप्शन आप मैच करते रहना भाई, ठीक है। ये मेरे बस की नहीं है, अब आप लोग जानो, आपका काम जाने। आगे देखो, यहां पर आप लोगों को यहां पर 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, ए बी सी, और यहां पर भी आपको फंक्शन दिख रहे हैं, यहां पर ये सवाल भी दिख रहा है आपको। लेटेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, आ रहा है मजा? हाँ माहौल सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये बताओ, सही से बताना अब, चलो ठीक है, जो भी हो गया।
अरे भर दिया ब्रोक ने जहां से भरना था। अच्छा ये बताओ बाकी सब बातें ठीक है, क्वेश्चन करने में इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन करते हुए मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं सर क्वेश्चन अच्छे हैं, करते हुए अच्छा लग रहा है, मजेदार है, इस तरह के प्रैक्टिस आप लोग यहाँ पर करवाई जाए तो फिर हम बीएमसी चालू करते हैं कल से, है ना। पढ़ो 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 भाई, है ना, ज्यादा नहीं बचे, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, नहीं अभी तो बचे हैं 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं, है ना। देखो चेक डैम, देखो सबको पता है कि कौन सा डैम कहाँ काम आता है। देखो सबसे पहली बात अगर मैं कह दूं आप लोगों को, अगर यदि यहां पर देखना 2-3 किस्से हैं, 2-3 किस्से समझो सबसे पहले। लीविस क्या होता है? लीविस कुछ नहीं होता कि जैसे कि मान लो अगर यदि यहाँ पर ये आपका नदी वदी है तो इसके बाद उठा हुआ पोर्शन जो भी बनाओगे ना आप इसके बगल में, इसको लीविस कह दोगे आप, ठीक है, उठा हुआ पोर्शन। तो ये सराउंडिंग एरिया को प्रोटेक्ट करता है रिवर का फ्रॉम द फ्लड इसमें जा सकता है। टेरेस बंड क्या होता है? ये हम हमारे खेत में बनाते हैं, खेत के अंदर अगर आप पानी डाल रहे हो तो वो पूरा का पूरा पानी सेडिमेंट सॉरी पार्टिकल जो है आप लोगों खेत के अंदर जो मिट्टी है मिट्टी को बहा के बाहर न ले जाए, इरोजन से रोकने के लिए करते हो आप। टेरेस बंड आप लोग यहाँ पर अरेस्ट करते हो सेडिमेंट को, ताकि जो भी पानी आपका बह के जा रहा है वो आपका नहीं लेके जाए। चेक डैम क्या होता है? चेक डैम क्या होता है? जैसे मान लो कहीं पे बहुत ज्यादा तेज बारिश हो गई, है ना, सारा पानी एक साथ नदी में पहुंचा तो भाई फ्लड आ जाएगा। तो पानी धीरे 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 पहुंचे, इसलिए छोटी छोटी जगह में आप छोटे छोटे डैम बनाते हो, छोटे छोटे डैम, ताकि पानी जो है एक साथ ना पहुंचे पूरी की पूरी नदी में, है ना। तो यहाँ पर हल्का सा डैम है, यहाँ पानी हल्का इकट्ठा हो गया, हल्का पानी आगे इकट्ठा कर गया, इसलिए छोटे छोटा टुकड़ों में पानी पहुंचे, एक साथ पूरा पानी पूरी की पूरी नदी में नहीं पहुंचे, इसलिए हम लोग जगह जगह पे हम लोग यहाँ पर चेक डैम बना के रखते हैं, है ना। तो इसका ये वाला हो सकता है, ए का 2 से मैच कर लेना, बी को 3 से मैच कर देना, 2B3C1। तो ए ऑप्शन आप लोग यहाँ पर टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला देखो ये केनाल दे रखी है, देखो इरिगेशन केनाल क्या काम आएगी? इरिगेट करने के, इसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं। जब हम लोग यहाँ पर ऐसी कोई कैनाल बनाए जिससे हम लोग यहाँ पर जिसका मेन पर्पस हो क्रॉप को पानी सप्लाई करना, तो इरिगेशन कैनाल कहलाएगी। नेविगेशन कैनाल, अगर यदि हमारे पास ऐसी कैनाल जिस कैनाल के थ्रू हम लोग यहाँ पर बोटिंग कर पाए, एक जगह से दूसरी जगह नेविगेट कर पाए, आ सके जा सके, ट्रांसपोर्ट कर सके, तो नेविगेशन कैनाल कहलाएगी। फीडर कैनाल क्या होती है? फीडर कैनाल ऐसी कैनाल होती है जो कैनाल, जैसे मान लो एक कैनाल में पानी कम हो गया, पानी कमी आ गई, तो दूसरे कैनाल से, जैसे कि ये मान लो ये कैनाल है ना, ये कैनाल है और एक ही कैनाल है, इस कैनाल में डिस्चार्ज पड़ गया कम, तो इस कैनाल से पानी इस कैनाल में डालेंगे। तो इस कैनाल से इस कैनाल में पानी डालने के लिए जो बीच में कैनाल का काम करती है ना, ये फीडर कैनाल कहलाती है ना, यानी एक कैनाल का पानी दूसरे कैनाल में डाल देना। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं, इसको मैच कर लेते हैं कहां कहां बैठ रहा है। देखो नेविगेशन ट्रांसपोर्टेशन दिख गया आपको, नेविगेशन कैनाल, ठीक है। अगला देखो, ए कैनाल डिजाइन टू कैरी वाटर फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, फील्ड, सेंड, क्रॉप, ये लो साहब ये कह दिया आप लोगों ने। कैनाल डाइवर्ट करती है, कैनाल डाइवर्ट्स वाटर फ्रॉम रिवर टू द मेन कैनाल सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये डाइवर्ट करती है पानी, ये लो साहब मैच कर दो, जल्दी बताओ, जल्दी से आंसर बताओ जरा। कैनाल ओवर ए रिवर, कैनाल और रिवर को क्रॉस कराओगे, ये बैठ गया। खेतों में पानी सप्लाई, इरिगेशन कैनाल मेरे ख्याल से बना लिया होगा। और मैंने बोला था ना कि एक जगह से दूसरे को पानी डाइवर्ट कराना है, तो क्या कहलाएंगे हम लोग? भाई एक जगह का पानी दूसरी जगह डालना है ना, डाइवर्ट करना है पानी को, एक पर्टिकुलर पानी सोर्स से हम लोग दूसरे कैनाल में पानी डाल रहे हैं, तो हम फीडर कैनाल डाल देंगे। तो क्या हो गया, 1 को ए से कनेक्ट किया है, और एक में ही कर रखा 1 को ए से कनेक्ट में, बड़ा होगा। आगे बढ़ो, 3 कैनाल और दिख रही है आपको, रिज कैनाल, कंटूर कैनाल और साइड स्लोप कैनाल। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना भाई, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। क्वेश्चन अच्छे हैं, आप लोगों को यहां पर करने भी है, और मैं तो चाहूंगा ना भाई करो अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो 3 कैनाल, एक होती है रिज, एक होती है कंटूर, एक होती है साइड स्लोप। फिर से बताना पड़ेगा क्या? देखो एक आप लोगों के पास मान लो ये आप लोगों के पास एक एरिया है, एक इलाका है, इस इलाके के क्राउन पे, रिज लाइन पे, रिज लाइन क्या होती है? सबसे टॉप मोस्ट कंटूर लाइन फॉर अ पर्टिकुलर एरिया, ये आपकी रिज लाइन कहलाती है ना। ये लो यहां पर अगर कोई कैनाल बनाए जिससे दोनों साइड आप एरिया पे सप्लाई कर पाओगे, तो ये रिज कैनाल कहलाएगी, रिज कैनाल। अगर यदि आप लोग इसके अलावा कहीं पे भी कैनाल बना दो, जैसे यहां पर बना दिया आपने,
तो इसमें क्या करना पड़ता है आपको, एक ही साइड पानी की सप्लाई कर पाते हो आप, दोनों साइड सप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है, समझ में आ गई बात? बिल्कुल, इस साइड पानी की सप्लाई, एक ही साइड कंस्ट्रक्शन करना है आपको, यहाँ पानी भरा रहेगा बढ़िया आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सप्लाई ये कंटूर कैनाल कहलाएगी, कंटूर कैनाल। ठीक है, और अगर यदि अगर आपने कैनाल ऐसे बना दी, सारे कंटूर लाइन के पैरेलल, सॉरी सारी कंटूर लाइन के परपेंडिकुलर, देखो ये कंटूर लाइन है, ये कंटूर लाइन है, ये कंटूर लाइन है, इसके परपेंडिकुलर बना दी, तो ये आपके साइड स्लोप कैनाल कहलाएगी। ये राइट एंगल पे कौन सी कैनाल है, कंटूर्स के साइड स्लोप। कंटूर कैनाल क्या है, कंटूर कैनाल कंटूर पे बनी हुई है, कंटूर पे बनी हुई है, अलाइंड पैरेलल टू कंटूर। वाटरशेड पे कौन सी बनी हुई है, ये वाली बनी हुई है। तो ए को 2 से कनेक्ट करेंगे, ए को 2 से कनेक्ट करेंगे, बी को 3 से कनेक्ट करेंगे और सी को 2 से करेंगे। ऐसा सीधे 2023 में आप लोगों ने सवाल पूछा था। और देखो आगे, अभी कैनाल है, किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करके आप लोग ये रिजल्ट लेके आओगे, ये पूछा हुआ है। जैसे कि कैनाल अलाइनमेंट के बेसिस पे, बाउंड्री लाइन के बेसिस पे, डिस्चार्ज के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे, बताओ जरा। कैनाल अलाइनमेंट के बेसिस पे तो आपको दिख गया होगा, फंक्शन ऑफ द कैनाल के बेसिस पे आप लोग देख सकते हो। फंक्शन क्या है कि जैसे नेविगेट कराना, डिस्चार्ज के हिसाब से एलुवियल कैनाल बनाई जा सकती है, बाउंड्री सरफेस के हिसाब से नहीं, बाउंड्री सरफेस के हिसाब से आप लोग एलुवियल बना सकते हो, और डिस्चार्ज और रिलेटिव इंपोर्टेंस के हिसाब से ब्रांच कैनाल बन जाएगी, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, आराम से बनेगी। 2-3 जगह आप लोगों को यहाँ पर करना है, फंक्शन के बेसिस पे आप लोगों को यहाँ पर डिवाइड करके बताना है। देखो कैनाल अलाइनमेंट के बेसिस पे तो अभी भी देखा ना हमने, 3 तरह की कैनाल कहां बनाई, कंटूर में बनाई तो कंटूर कैनाल, रिज लाइन में बनाई तो रिज कैनाल, है ना, कंटूर के परपेंडिकुलर बनाई तो हमारी यहाँ पर साइड स्लोप कैनाल। अभी अलाइनमेंट के बेसिस पे हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। अब बचिए फंक्शन के बेसिस पे। फंक्शन के बेसिस पे हम देखते हैं ना, फंक्शन हमें यहाँ पर क्या काम करवाना है। जैसे कि अगर हम कैनाल से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो हमारी कौन सी कैनाल बनेगी, नेविगेशन कैनाल बनेगी, दैट्स इट, नेविगेशन कैनाल, है ना। डिस्चार्ज के बेसिस पे हम लोग कौन सी कहते हैं कि सर अगर डिस्चार्ज ज्यादा किसमें रहता है, मेन कैनाल में ज्यादा डिस्चार्ज रहता है और बाद की छोटी डिस्चार्ज में हो रहा है, डिस्चार्ज के हिसाब से हम ब्रांच कैनाल कर सकते हैं। बाउंड्री सरफेस, अगर मान लो बाउंड्री सरफेस के अंदर बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, तो फिर आप लोग यहाँ पर जो है रॉक साइड पे आपकी कैनाल बनेगी। और अगर यदि मान लो सैंड और सिल्ट से आप लोगों का बना हुआ है तो एलुवियल कैनाल आप लोगों की बनेगी। ठीक है, बोल्डर कैनाल अलग बनेगी, ये वाली अलग बनेगी, है ना। तो हम इसके बेसिस पे कह सकते हैं कि सर बाउंड्री सरफेस अगर सिल्टी और थोड़ा सा क्लेई है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिल्टी सैंडी क्लेई है तो हम लोग कह देंगे वहां पर एलुवियल कैनाल। ठीक है, ये लो साहब, तो ये मैंने मैच कर दिया, करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। टीएस पे सीई का सवाल है अगला। अब मेरे ख्याल से ये वाला सवाल है आप लोगों का यहाँ पर एफिशिएंसीज का। देखो कन्वेंस एफिशिएंसी क्या कहलाती है कि सर, अब देखो इसके सबके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए ना। ये क्या बोलेगी, कन्वेंस का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट का। जब खेत में आप पानी डाल रहे हो उस टाइम पे कितना डिस्चार्ज है, और खेत तक पानी आएगा ना ऊपर से, केनाल का जब टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां से बहता बहता, तो वहां से कितना डिस्चार्ज छोड़ा था, यहां पर कितना पानी पहुंचा, वो आपको यहां पर दिखाएगा कन्वेंस की एफिशिएंसी। तो देख लो कहीं पे लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है सर। पहला पॉइंट ही देख लो आप लोग, पहला पॉइंट ही देख लो, है ना, पहला पॉइंट ही देख लो कि सर पानी हमने खेत में कितना डाला और हम कितना लेके आए थे स्टार्टिंग पॉइंट से, चैनल के स्टार्टिंग पॉइंट से। ये लो साहब, दैट वुड बी वाटर कन्वेंस। तो के से कनेक्ट कर देंगे इसको, के आपको 1 को डिनोट करेगा, तो के 1 को डिनोट करेगा, है ना, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता आपका। अगला देखो, एप्लीकेशन की पश्ती, कितना पानी आपने फील्ड में डाला। अब देखो सुनो, वहां से कितना लेके आए थे सब ठीक है, केनाल की देखो ये केनाल है, केनाल की यहां से मान लो मैं पानी लेके आया हूँ और ये खेत में पानी लेके आया हूँ, है ना, ये मानो। तो यहां से कितना पानी छोड़ा और यहां तक कितना पानी मैंने डाला खेत में, इसको कहता हूं मैं कन्वेंस की एफिशिएंसी। अगली बात, केनाल में यहां पर देखो मैंने यहां पर पानी डाल तो दिया, अब पानी मैंने जमीन पर डाला, सारा का पानी खेत में गया है, खेत में स्टोर भी हुआ है या इधर उधर बह गया, वो आपकी एप्लीकेशन वाली एफिशिएंसी में आएगा। एप्लीकेशन वाली एफिशिएंसी देखो, कलर चेंज कर लेता हूं, एप्लीकेशन वाली एफिशिएंसी कि सर हमने जो डाल तो दिया है खेत में पानी, लेकिन उसमें स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे ये क्वांट हाँ, रेशियो क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर इन द रूट जोन ऑफ द क्रॉप टू द क्वांटिटी ऑफ पानी डिलीवर किया हमने फील्ड में। वाटर
ये वाटर स्टोरेज की एफिशिएंसी दे रखी है और एक वाटर यूज के अंदर तो यूज देख लो, पानी कितना बेनिफिशियल यूज किया है। ये इसको एन से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये के से कनेक्ट हो जाएगा, ये एन से कनेक्ट हो जाएगा, ये एल से कनेक्ट हो जाएगा, अब बचा कौन सा, ये एम। रेशियो ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ड्यूरिंग द इरिगेशन, और कितना चाहिए था पहले इरिगेशन में। ये लो, ये हो गया आप लोगों का कनेक्ट, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से मैच आप लोग कर लेना, मैंने आपको बता दिया, ये के है, ये एन है, ये एम है, ये है। ठीक है, अभी हमारी यहाँ पर अगले भी क्वेश्चन है, मुझे वो भी मुझे यहाँ पर आपको बताना है ना। ठीक है, अब ये आप लोगों को यहाँ पर इरिगेशन की दो लिस्ट दिख रही होगी, है ना। सवाल देखो, डी ट्रिपल एस भी यही जेई का आप लोगों का सवाल है। ठीक है, क्लियर है, एनी डाउट्स? चेक कर लेता हूं, निकाल लिया है वैसे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने निकाल लिया, सी 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 बोल दिया था। चेक करो, आगे बढ़ो। देखो, चेक फ्लडिंग, ड्रिप इरिगेशन में तो बूंद बूंद देते हैं ना आप लोग, सप्लाई करेंगे ड्रॉप्स के तौर पे, तो आर को कनेक्ट कर देंगे इससे डायरेक्टली, सर बूंद बूंद पानी देंगे नियरली द बेस ऑफ द प्लांट टू द पाइपलाइन। ठीक है, आप लोगों से कह रखा है सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन का मतलब होता है जमीन के नीचे से पानी सप्लाई करेंगे, आप जमीन के नीचे से पाइप डाल देंगे, जैसे कि यहां पर मैंने प्लांट डाला है ना, तो ये जमीन है, इस जमीन के नीचे यहां पर मैं पाइप सप्लाई कर दूंगा, ये पाइप यहां से फूटा हुआ रहेगा, छोटा सा परफोरेटेड रहेगा, यहां से पानी चला जाएगा सीधा। तो पानी हम लोग यहां पर क्या कर देंगे, जो बरीड पाइप है परफोरेटेड, उनसे हम लोग यहां पर करेंगे, तो ये क्यू से कनेक्ट हो जाएगा, है ना, क्यू से कनेक्ट हो जाएगा, ये आर से कनेक्ट हो जाएगा पहला, ये आर से कनेक्ट हो जाएगा। तीसरा, वाटर इज कन्वेड टू फील्ड बाय सिस्टम सप्लाई मेन डिच एंड लेटरल्स। बताएंगे जरा, ये चेक फ्लडिंग में करेंगे, किस में करेंगे, फरो मेथड में करेंगे, चेक करें। बताओ जरा। तो देखो, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, यहां पर ये कह रहा है कि सर देखो, पानी को हम ले जाएंगे एक फील्ड में बाय ए सिस्टम ऑफ सप्लाई चेन और लेटरल, पूरे के पूरे खेत को हम लोग यहां पर डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे प्लॉट्स में। कुल मिला के यही कह रहा है, लेटरल और मेन पाइप के थ्रू हम लोग यहां पर छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये मेथड को क्या कहते हैं, चेक मेथड कहते हैं। तो ये आप लोग का यहां पर पी मेथड बनेगा। अगला आता है एक नेरो डिच बिटवीन द रो ऑफ 11 प्लांट with a 25 to the surface weighted used for the crop injured by directly contact with water। ये आप लोगों का बन जाएगा फरो मेथड, ए ऑप्शन विद द करेक्ट आंसर, है ना। ठीक है, ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला देखो, अगला आता है आपका कैनाल स्ट्रक्चर दे रखा है, आप लोगों को यहां पर यूसेज बताना है उसका। शारदा फॉल, ग्लेसिक फॉल, कैनाल स्पेस क्या है। देखो, केनाल स्केप मैंने बोल दिया कि ज्यादा जो पानी है उसको हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा पानी को रिलीज कर देंगे। क्रॉस रेगुलेटर हमने यहाँ पर देख ही रखा है ऑलरेडी कि अपस्ट्रीम वाटर लेवल को आप लोग यहाँ पर क्या कर दोगे, कर देंगे, काम में आएगा, ताकि ऑफ्टेक कैनाल में आप लोग छोड़ पाओ। एक आता है शारदा फॉल, एक आता है ग्लेसिस फॉल। अब बताएं जरा, शारदा और ग्लेसिस के अंदर आप लोग को यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी डिसिपेशन इसमें से कितना है। देखो, ये तो वर्टिकल ड्रॉप फॉल है, ये वर्टिकल ड्रॉप फॉल है, जिसको हम लोग यहाँ पर रेस्ड क्रेस्ट फॉल भी कह सकते हैं। वर्टिकल ड्रॉप है भाई, ये वर्टिकली ड्रॉप्ड फॉल है ना। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आने वाली है। ठीक है, ये इसके अंदर ये वर्टिकली ड्रॉप्ड फॉल है ना, वर्टिकली सीधा का सीधा पानी आप गिरा देते हैं, तो ये आप लोग का यहाँ पर रेस्ट क्रस्ट फॉल कर देंगे, और सबसे ज्यादा एनर्जी आप लोगों की डिसिपेट होती है ग्लेसिस में। तो A3B4 C1, और ये हम कर देंगे T2। ये लो साहब, कितने क्वेश्चन हो रहे हैं अभी, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं अभी, है ना। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसको हम लोग और देख लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, खोसला मेथड क्या काम आता है, लाप्लास क्या काम आता है, ये पर्टिकुलर आईएस कोड क्या काम आता है, कैनेडी मेथड क्या काम आता है, ये सब बताओ। कैनेडी मेथड तो आप सबको पता है, कैनेडी मेथड डिजाइन ऑफ कैनाल के काम आएगा। खोसला के बारे में बताएं, लाप्लास के बारे में बताएं, बताएंगे जरा। देखो, लाप्लास जो है फ्लोनेट और सीपेज एनालिसिस करता है। ठीक है, खोसला मेथड से हम क्या करते थे, ब्लिक थ्योरी वगैरह से डिजाइन करते थे वायर की। लाप्लास से हम सीपेज एनालिसिस करते थे फ्लोनेट वगैरह निकाल के। अब क्या बच गया, डिजाइन बचा है हाइड्रोलिक जंप का, ये हम लोग यहां पर इससे कर देंगे। ठीक है, देखो खोसला मेथड से हम क्या करते थे, ये तो करते थे परमीबल वियर की डिजाइन करने के लिए मेथड्स।
खोसला वगैरह ये सब लगा दिए, ठीक है। महाराष्ट्र पीएससी में आप लोगों से सवाल पूछा गया है ना। अगला देखो, ये हमारे आज का आखिरी सवाल है ना। इसके बाद हम लोग यहाँ पर अगली वाली बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कल बात करेंगे, ठीक है। बस ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा, जिसको हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर कल सेशन करेंगे, क्लियर है। अब देखो सवाल क्या कह रहा है कि सर लो सैलिनिटी वाटर इसको कहां करेंगे। देखो अगर यदि यहाँ पर आपके सैलिनिटी नहीं है पानी में, देखो सैलाइन वाटर ना हमेशा खराब रहता है, हमारी सारी क्रॉप नहीं ले पाती, क्योंकि क्रॉप के अंदर अगर सैलिनिटी चली गई तो कंसंट्रेशन का इश्यू आता है, फिर सारा पानी खींचने की जगह छोड़ देता है पानी, प्लांट आप लोगों का यहाँ पर मरने के चांसेस वहां पर ज्यादा पड़ जाते हैं भाई, ठीक है। क्लियर है, जवाब अच्छे तरीके से आ रहे हैं आप लोग, है ना। सभी तरह की क्रॉप लो सैलिनिटी वाटर आप लोग यहाँ पर ले पाएगी। हाई, बहुत ज्यादा हाई सोडियम वाटर हो गया तो ये तो हम किसी को देते ही नहीं है, ये तो अनसुटेबल है। यहां पर है मीडियम सोडियम वाटर, मीडियम सोडियम वाटर किसको देंगे। अच्छा ये से ए लगा दिया राहुल ने, राहुल कह रहा है सर हम तो ए लगा रहे हैं आखिरी पे, बाकी आप देखते जाओ, ठीक है। ए लगा दिया, चलो यहां देखिए तो मीडियम सोडियम वाटर जो है ये भी अनसुटेबल होता है फॉर द टेक्सचर्ड सोइल, ठीक है। टेक्सचर्ड सोइल के लिए हम लोग यहाँ पर इसको जनरली यूज नहीं करते हैं। तीसरा दे रखा है आप लोगों को यहाँ पर हाई सैलिनिटी वाटर, ये आपका अनसुटेबल होता है फॉर द इरिगेशन। और अच्छा नहीं 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 नहीं, इसको इससे नहीं करेंगे, अनसुटेबल, अनसुटेबल रहेगा हाई, वेरी हाई वाला, वेरी हाई वाले को हम लोग यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, अनसुटेबल रहेगा इरिगेशन के लिए। और हाई सैलाइन वाटर को हम सुटेबल मानेंगे, हाई सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट के लिए, ठीक है। अब बिल्कुल सही करेक्ट मैच किया है। तो आप में बहुत से स्टूडेंट्स को लगता होगा कि ये जो टेबल पढ़ते थे ये हमारे काम नहीं आती कहीं भी। अब देख लिया ना आपने पेपर में क्या क्या पूछ लेता है वो कभी कभी, ठीक है। तो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर इसी तरीके से करनी है, अच्छे तरीके से करनी है। और समय की थोड़ी सी कमी थी इसलिए हमने यहाँ पर देख लिया है। बाकी देखो इसी तरह से मैंने यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स मैंने आप लोगों को करवाए हैं, और अगर यदि आपको चाहिए तो बैच में आप लोग यहाँ पर चाहो तो एनरोल हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना है, बाकी बीएमसीए क्लासेस हम लोग यहाँ पर कल से लेना चालू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। मिलते हैं बाकी अगले सेशन में, ठीक है, कल 5 बजे।